जो है वो फंडामेंटल होता है, और फंडामेंटल्स में आपको इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अजूर प्लेटफॉर्म एज अ प्लेटफॉर्म उसकी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, बट मोर एवर थ्योरेटिकल साइड से। जब हम थोड़ा सा और इसके बाद और एक्सेल करना चाहते हैं तो वी आर गोइंग इन एसोसिएट। एसोसिएट सर्टिफिकेशन जो है वो AZ-104 है। AZ-104 is somewhere enhanced form of AZ-900 because almost the curriculums are same, and AZ-104 जो है इसमें आपको प्रैक्टिकल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उससे आते हैं एग्जाम में, और एक्सपेक्टेशन यही होती है। तो आफ्टर दिस एसोसिएट, एसोसिएट में और भी है, एआई इंजीनियर का है, डेवलपर का है, राइट। तो ये जो सर्टिफिकेशन है इनके बाद फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे जाते हो। तो एक्सपर्ट लेवल पे जाने के लिए ये वाला जो कोर्स है अजूर डेवऑप्स इंजीनियर AZ-400 डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट, हम लोग इस वाले कोर्स को अटेंड करने वाले हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि देयर वुड बी ऑब्वियसली अ फ्यू प्री रिक्विजिट्स, क्योंकि अजूर डेवऑप्स सिर्फ अजूर डेवऑप्स इज नॉट अ क्लाउड, इट इज अ टूल सेट जो अजूर क्लाउड के ऊपर बेस्ड है। और क्योंकि ये अजूर डेवऑप्स अजूर का डेवऑप्स वाला सिस्टम है, तो मोर एवर इट इज रिलेटेड विथ अजूर, कि हाँ अजूर के टूल्स से ऑटो अजूर के कंपोनेंट्स, अजूर प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशंस, अजूर कुबरनेटिस, तो जितनी भी चीजें अजूर के साथ है कंपोनेंट, हम उसी की बात यहाँ पे ज्यादा करेंगे। बट हाउएवर अभी मैं अजूर डेवऑप्स के ऊपर और ज्यादा डिटेल में जब आपको हाई लेवल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि डेवऑप्स पहले हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल इनिशिएट करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने अभी अजूर क्लाउड, अजूर डेवऑप्स या डेवऑप्स को इनिशियली स्टार्ट किया होगा, उनके लिए भी ये सेशन है उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट। तो हम लोग थोड़ा सा, मेरे पास कुछ स्लाइड्स है, एक ही स्लाइड है बेसिकली। सेशन जो है हमारा ओवरऑल ये प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन बेस होने वाला है, तो इसमें हम लोग स्लाइड का यूज करेंगे नहीं। स्लाइड जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस है कि स्क्रीन पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सामने स्क्रीन पे होना चाहिए। इस वजह से हमारे पास एक यहाँ पे एक स्लाइड है अज़ूर डेवऑप्स की, राइट। तो कंटेंट जो है वो आप सबको ऑलरेडी मिल गया होगा, अगर नहीं भी मिला हुआ है तो आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में फिर से एक बार PDF उसका शेयर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग अज़ूर डेवऑप्स में कवर करने वाले हैं। ओके, सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन कर दूं पहले तो। तो माय नेम इज विजय विश्वकर्मा, आई एम लिविंग इन पुणे हियर, और मैं भी आप लोग की तरह एक प्रोफेशनल ही हूँ। तो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, लास्ट 19 प्लस ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। 7 प्लस ईयर्स से मैं केआर नेटवर्क क्लाउड के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो और मैं अज्योर का और टेराफॉर्म का मेनली सेशन अभी लेता हूँ, बाकी के जो मेरे बैच है वो केआर नेटवर्क क्लाउड में चलते हैं। तो आप में से कुछ लोग कोई ऐसे हैं जो अज़ूर के मेरे पुराने बैच से अज़ूर डेवऑप्स में आए हैं? एनीवन? यस विजय सर, मैं टेराफॉर्म किया था। ओके, अदर्स आप भी? थैंक यू हाँ वेरी मच। मैं सर 104 से हूँ। सो नॉर्मली क्या है कि अगर आप अज़ूर, आजकल डेवऑप्स का काफ़ी ज़्यादा बूम है वैसे भी। सो डेवऑप्स इज़ अ हाईएस्ट पेइंग जॉब इन ऑल अक्रॉस। सो और वैसे भी अगर आप एक प्लेटफॉर्म इंजीनियर हैं, चाहे वो आप ऑन प्रेमाइज के प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो या क्लाउड के प्लेटफॉर्म इंजीनियर हो, तो आजकल जो डिलीवरीज होती हैं, प्रोविजनिंग, सॉफ्टवेयर डिलीवरीज एंड एवरीथिंग, हम प्लेटफॉर्म बनाते ही क्यों हैं? हम प्लेटफॉर्म बनाते इसलिए हैं ताकि हमें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ एप्लीकेशन हम रन कर सकें। तो इन दैट केस हमें एक ऑटोमेशन चाहिए होता है। तो जब भी हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, डिलीवरीज की, सॉफ्टवेयर डिलीवरीज की, एप्लीकेशन डिलीवरीज में ऑटोमेशन की, तो इमीडिएटली सबसे पहले जो है वो CI/CD पाइपलाइन आती है। और व्हेनेवर यू से CI/CD पाइपलाइन और समथिंग या कोई भी वर्कफ्लो, तो वहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर का रोल तुरंत आता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ही क्यों ना चल रहे हो, लेकिन वहाँ पे डेवऑप्स इंजीनियर जरूर होते हैं, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोप का है, एंड डेवऑप्स की अच्छी ट्रेनिंग्स थोड़ी सी कम है, राइट। तो अज़ूर डेवऑप्स एक नॉट अ काइंड ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म, काफ़ी ओल्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन अज़ूर डेवऑप्स एक कंप्लीट पैकेज है इन इटसेल्फ, जो पूरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर एक टूल स्टैक को कवर करता है। तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि अज़ूर डेवऑप्स है क्या। बट बिफोर दैट
हमारा जो ट्रेनिंग है वो कैसा होने वाला है, थोड़ा सा उसके ऊपर चलते हैं, फिर प्रीरिक्विजिट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, राइट। तो हालांकि ये डिटेल्स आपको आई बिलीव की ऑलरेडी मिली होंगी। सो अजोर डेवऑप्स हमारा जो ट्रेनिंग है वो, जब भी हम लोग कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे क्यूरिकुलम से, तो हम लोग सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो टॉपिक कैसा है। ये हमारे पास नोटपैड है, मैं नोटपैड का यूज़ करूंगा जहाँ पे टेक्स्ट में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मेरे पास सेम उसी टॉपिक को जब थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर लूंगा, तो फिर मैं आपको उसके, क्योंकि डेवऑप्स में हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना होता है, तो ये बहुत क्रूशियल हो जाता है कि हम उसे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझे कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे रिलेट कर रहा है, कौन कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो इन दैट केस हम लोग थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बाद फिर मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड पे मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा, कंपोनेंट्स को सारे समझाऊंगा कि ये कैसे जा रहा है, कौन से तरीके से जा रहा है, तो ये होगा। एंड देन उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे जाएंगे। तो ये ओवरऑल ट्रेनिंग में कोई भी टॉपिक हम जब शुरू से लास्ट तक इनिशिएट करेंगे, तो वो पूरा टॉपिक पहले थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद डायग्राम से लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। सो थ्योरेटिकल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, ये 3 तरह का एक ही टॉपिक का एक्सप्लेनेशन होगा, ताकि हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से ईजिली अडॉप्ट हो जाए, राइट। तो आप सब लोग भी इक्वली फोकस्ड रहिएगा पूरे सेशन के दौरान। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऑटोमेशन वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं सभी को, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ये जो सेशन है इसमें आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ काउंट तो इधर केवल हमारे पास इस समय 9 लोगों का ही काउंट है, राइट, बिकॉज ये बैच भी पहला ही है, हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक पेन एंड पेपर जरूर अपने पास रखिएगा, सो दैट कि आप सब लोग कोई भी जब इस सेशन को मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा तो वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपको आएंगे ऐसे जो आपको नोट कर लेने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा भी, क्योंकि लास्ट 10 साल से लगभग मैं डेवऑप्स, कुबरनेटिस एंड पब्लिक क्लाउड में ही हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट एंड ट्रेनर एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ऑल्सो। कई सारे रोल मैंने प्ले किए हैं इन लास्ट 7-8 ईयर्स, 10 ईयर्स की जर्नी में। तो इसलिए ऑब्वियसली है कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन आएगा किसी भी टॉपिक का, वो हमेशा रियल सिनारियो बेस्ड ही होगा और वो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो जो थ्रू आउट सेशन हमारी जो जर्नी है उसमें आपको सारे प्रैक्टिकल इंटरप्राइज में चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंटेड रहती हैं उन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। एंड आपको जो उसमें से क्वेश्चंस भी आपको जो पूछने हैं, प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चंस। लेकिन क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम बाद में समझने वाले, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुरंत पूछा कीजिए। क्वेश्चन का एक थोड़ा-सा हमें रखना चाहिए फाउंडेशन कि हमें वो क्वेश्चंस ही पूछने चाहिए। बाकी क्योंकि एक-एक करके चैप्टर्स पढ़ते चलेंगे हम लोग, राइट? तो आगे चल के टॉपिक्स आने वाला होगा। तो इन एनी वेज़, क्योंकि हम लोग यहाँ अंडरस्टैंडिंग करने आए हैं, तो आपको क्वेश्चंस ज़रूर पूछने चाहिए, ढेर सारे पूछने चाहिए, राइट? कोई भी नई चीज़ अगर आपको सुनाई दे तो इमीडिएटली आप पूछो, भले कि वो कोर्स में है या नहीं है, बट उसके बारे में कि सर ये है क्या? सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट, ताकि आपका लॉजिक क्लियर होता चले और आप सारे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्टेड करते चलो उस पूरे टॉपिक के साथ, राइट। सो क्वेश्चन जरूर पूछिए। हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस को रोकूं आपको, राइट, कि इसको रोक के रखिए, हम लोग आगे इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसका टॉपिक है। तो इन दैट केस में वो क्वेश्चन हम लोग आगे वैसे भी कवर करने वाले हैं। नोट पैड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल टेक अ नोट ऑफ दैट क्वेश्चन एंड देन वी कैन गेट इट आंसर्ड मूविंग ऑन, राइट। तो दैट इज हाउ आपको भी अपनी तरफ से करना है। कुछ ट्रेनिंग कंटेंट्स हमारे जितने भी इसमें रहेंगे, अभी कोई ट्रेनिंग कंटेंट्स इसमें है नहीं, हम लोग कोर्स करते चलेंगे, साथ में ट्रेनिंग कंटेंट्स बनता चलेगा। तो मैं आपके सामने ही ट्रेनिंग कंटेंट्स के लिए भी एक रिपोजिटरी बनाऊंगा गिटहब में, और फ्रीली आपके लिए कंप्लीटली पब्लिक अवेलेबल रहेगा सारा कंटेंट। तो अजूर डेवऑप्स में हम लोग जो कोर्स अभी यहाँ करते चलेंगे उसके सारे कंटेंट्स आपको, कंटेंट्स, राइट, नॉट द वीडियो रिकॉर्डेड सेशन, वो कंटेंट सारे के सारे आपको गिटहब पे अवेलेबल मिलते चलेंगे, राइट। साथ ही साथ तो मैं यहाँ जो कुछ भी यूज़ करूँगा, कोई भी टॉपिक, उससे रिलेटेड कंटेंट्स को मैं गिटहब पे मार्क डाउन फॉर्मेट में, अगर थ्योरेटिकल कुछ एक्सप्लेनेशन है तो, या वैसे अगर कोई कंटेंट है लाइक कोई टेराफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ या कोई ARM टेम्पलेट्स यूज़ कर रहा हूँ, कोई जेसन फाइल है और एडीओ पाइपलाइन है, तो एडीओ पाइपलाइन के साथ में अगर पाइपलाइन का जो यामल है वो सब है, वो सारा कुछ मैं कंटेंट्स अवेलेबल कराता चलूँगा। तो आपके लिए भी उसको हैंड्स ऑन करना काफ़ी ईज़ी रहेगा। लैब आप लोग ज़रूर कीजिएगा,
साथ ही साथ मेरे साथ ही साथ जब हम लोग लैब पे जाएंगे तो और रिलेटेड सिनारियोस को और ज़्यादा सिमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा अलग अलग तरीके से, और आके वापस क्वेश्चन पूछिएगा कि सर ये मैंने ट्राई किया था, ये मेरे से नहीं हुआ, या ये कैसे करेंगे, ये भी एक सिनारियो है आपने जो बताया था उससे मिलता जुलता। तो हम लोग अच्छे से पढ़ते चलेंगे, राइट। सो क्वेश्चन के लिए जब कभी भी किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ रेज योर हैंड। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप सबको पता है इसमें हैंड रेज करने का एक ऑप्शन होता है। तो मेरे पास 2 स्क्रीन है सामने, एक स्क्रीन जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस पे मेरा टीम्स है, और ये सामने यहाँ स्क्रीन है जिस पे मैंने शेयर कर रखा है। तो मेरे दोनों स्क्रीन में अगर आपने हाथ उठाया तो इमीडिएटली मुझे पता चलेगा, तो आई विल गेट बैक टू यू कि आपका क्या डाउट है, राइट। और हमारा जो सेशन है ओवरऑल ये 2.5 घंटे का दिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा पहले का कोशिश करेंगे एवरीडे फिनिश करने का। 2 घंटे 15 मिनट में हम लोग लगभग सेशन फिनिश करेंगे, ताकि थोड़ा टाइम हम लोग 2 घंटे या 2 घंटे 15 मिनट में, ताकि थोड़ा टाइम हम लोगों को वो क्वेश्चंस जो पूरे सेशन से दौरान हो, डाउट्स वगैरह कुछ अगर आपने नोट करके रखे हों, तो वो भी हमें 15 मिनट 20 मिनट का टाइम मिल जाए प्रॉपर्ली आंसर करने का। अगर नहीं है क्वेश्चंस एंड डाउट्स तो इट इज़ वेरी गुड, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि आपके पास होंगे, एंड देन यू कैन फील फ्री टू आस्क। तो बड़े एक्सप्लेनेशन वाले आंसर्स जो होंगे, क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सेशन के लास्ट में भी पूछ सकते हो। और जब कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसी टाइम में, तब भी जब बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हो तो उस टाइम में भी आप उस टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन कीजिए, क्योंकि हम लोग उस टाइम में ऐसे ही वी कैन कीप जस्ट सेट अप और उसके बाद बोलते नहीं है, तो उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। यू विल गेट अ प्रॉपर टाइम टू गेट ऑल योर क्वेरीज आंसर्ड, है ना। तो ये हमारा अच्छा है। लेट्स ट्राई टू टेक वन बाय वन ऑल ऑफ यू आपके इंट्रोडक्शंस, राइट। उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाता हूँ, और लैब्स वगैरह कैसे करेंगे और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर फिर एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो मैं वन बाय वन चलता हूँ। आशीष, मेरे को बस केवल आपका बाकी लोग जिसके पास भी मैं जाऊँगा तो मुझे आप अभी अभी आपका क्या प्रोफाइल है, राइट। और अज़ूर डेवऑप्स या डेवऑप्स में या किसी और डेवऑप्स टूल में आपका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हैं कि नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में, बस इतना ही केवल जानना है, राइट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम अभिषेक। अभिषेक, Yes, sir. बोलिए। Oh, am I audible? हाँ हाँ, यस। Yeah. हाँ सर, डेवॉप्स में एक्सपीरियंस है मेरा। मैंने जो डेवॉप्स को थोड़ा बहुत वो किया हुआ है काम, और जेनकिंस पे किया है, पाइपलाइन वगैरह सेट किए हैं पूरा, और सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वगैरह पूरा किया हुआ है। ओके, दैट्स ग्रेट। अज़ूर डेवऑप्स में अभी आपके कोर्स में अज़ूर सॉरी कंपनी में प्रोजेक्ट में अज़ूर डेवऑप्स है, दैट इज हाँ सर, गिविंग मैं यू। सिक्योरिटी में हूँ, तो मतलब मेरा काम है कि सिक्योरिटी टूल्स को डेवॉप्स पाइपलाइन में इंटीग्रेट करना, तो ओके उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे। ओके ओके, डेवसेकऑप्स वाला और सिस्टम, मैंने ठीक है। सोनार क्लाउड वगैरह और स्नीक वगैरह ये सब डेवॉप्स पाइपलाइन में इंटीग्रेट किया है। Thanks, Abhishek. I think this Azure DevOps will give you more understanding on managed DevOps tool stacks, software based. आशीष, आपका background, you are not audible, Ashish. Am I audible? Now. हाँ, सो मेरा क्लाउड इंफ्रा सपोर्ट का एक्चुअली बैकग्राउंड है, जिसमें एज़्योर रिलेटेड सारी सर्विसेज फ्रॉम एंड टू एंड स्टार्ट टू कमीशन टू डिकमीशन रहता है। इसमें प्रीवियस कंपनी में एज़्योर डेवऑप्स से भी लाइक 6 to 8 मंथ्स काम किया था, और अभी इस करंट कंपनी में लाइक मिक्स सर्वर्स लाइक विंडोज़ है, लिनक्स है, जिसमें टेराफॉर्म भी है, क्यूबरनेटिस भी है। सो आई एम लर्निंग दैट, लेकिन मुझे मोर एक्सपर्टीज लाइक विंडोज़ से रिलेटेड है, तो मुझे अज़्योर डेवऑप्स अज़्योर के ही रोड मैप पे जो आपने दिखाया था उसी को आगे फॉलो करना है, एज ए 400 एंड ऑल। तो इसी के लिए मैंने ये ज्वाइन किया था। आगे मुझे टेराफॉर्म और लाइक क्यूबरनेटिस भी मेरा चल ही रहा है सर से, तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का मेरा ये रोड मैप है फॉर माई सेल्फ लाइक। That's great. It's a good roadmap actually, because जब भी हम क्लाउड में जाते हैं तो एक तो आपको एक क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक टेराफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रोविजनिंग डीकमिशनिंग के लिए, एंड उसके बाद आपको कुबरनेटिस एंड डॉकर कंटेनराइजेशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, फिर डेवऑप्स टूल स्टैक की, तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है इधर भी स्विच करने के लिए। तो इट्स अ रियली वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। आई ऑलवेज इनकरेज एवरीवन टू गो फॉर ऑल ऑफ दीज टूल स्टैक्स, राइट। सभी में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, दैट हेल्प्स रियली अ लॉट। कुलदीप, थैंक्स आशीष, एंड वेलकम इन सेशन। Yeah, hi Vijay. Hi all. Good morning. Thank you for arranging this training. So what happened is like I'm working in Kindred Solutions.
and I'm working an internal project in which we have Azure Cloud, we have Azure Kubernetes services, Jenkins, and GitHub. It's a repository. So these things we have, and like I did not go for any certification, but I'm working on Azure platform. My background purely for Linux, but still, I switched to Kubernetes for last 3-4 years. So struggling a lot with this kind of thing because mainly on like we can call it the costing part of costing and architecture of the things because our demand is low with low cost and high performance. Got it. ठीक है. So Jenkins, I don't know how it will help to replace the Jenkins because Jenkins is open source tool and this is proprietary and costing is involved. So that's why I like join this training so that I can get anything from this training and give some cost benefit to my current project. Absolutely, we will try to cover that topic. We will try to compare other tool stacks also and क्यों Azure DevOps ज़्यादा अच्छा है. Yeah, and also one more thing, like we have Azure Kubernetes services, and there is one more component in Azure which support like containerized platform. So Azure instances. yes. So which one is the beneficial one? So that also. दोनों के अलग pros and cons हैं. Yeah. I think हम लोग जब चलेंगे उस टॉपिक पे तो प्रॉब्लम मैं एक्सप्लेन करूंगा. हालांकि Azure Kubernetes सर्विसेज इन डेप्थ इस कोर्स में नहीं है क्योंकि Azure Kubernetes सर्विसेज को अलग से नहीं पढ़ा सकते. एक्सपेक्टेशन है कि Kubernetes आपको पहले से थोड़ा बहुत आता होगा. Docker and Kubernetes थोड़ा बहुत इज क्वाइट फाइन, राइट. तो हम लोग Azure DevOps से उसको कनेक्ट करेंगे, सर्विस कनेक्शंस बना के, एंड देन उसके ऊपर डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के लिए देखेंगे बिकॉज DevOps इज मोर एवर सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म ना. ऐसा. Yes, because in AKS we have node pools, so our cost is high on AKS part mainly. Like it goes around $5,000 or $8,000. So they want us to minimize it to like 3-4 thousand, like at least. राइट, आई अंडरस्टैंड दैट. लेकिन एज आई सेड सभी प्लेटफॉर्म के अलग अलग प्रॉस एंड कॉन्स हैं, तो किस में क्या फिट होता है उसको देखना पड़ता है. एंड देयर आर अदर वेज आल्सो टू लोअर डाउन द कॉस्ट. विल सी दैट. Like mainly architectural things is we are part of like SREs and something, so we have to deliver all the solutions inbuilt. So राइट, आई अंडरस्टैंड दैट. तो उसमें वो कॉस्टिंग तो खैर है, लेकिन देयर आर अदर वेज आल्सो. बट एज आई सेड दिस इज Azure DevOps रिलेटेड कोर्स, तो Azure DevOps की चीजें ज्यादा होंगी. Kubernetes को का कॉस्ट मिनिमाइजेशन एंड अदर थिंग्स उसका वो आर्किटेक्चरल प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, DevOps से रिलेटेड नहीं है. DevOps का KPI है नहीं वो कॉस्ट मिनिमाइज करना, बट फिर भी वी विल ट्राई टू कवर इट एज मच एज पॉसिबल. okay, थैंक्स. thank you. Others? Hi, others. Hi, Vijay. Good morning. So basically, I am from sales background, and I just wanted to switch my career transition into cloud focused role. That's why I also joined AZ 900 and 104 batch. And just for reference, from your teaching, I have cleared my AZ 900 certification successfully. Great. And so I just wanted to work and learn more. So this is completely bonus for me, whatever you taught. And might be I have some silly questions also, so please bear with me if it is. And I'm always happy to take all type of questions. No? Thanks, others. Good to know that you're coming from my previous batch and you are trying to put some effort on getting these understandings also. It's actually very good because even if you come from any of the background, I explained it already. It's gonna always helpful to have DevOps understanding of everybody. Thanks, others. Yes. Thank you. Vamsi. Hi, Vamsi. Vamsi, Krishna. You can unmute yourself, Vamsi. If you are speaking, I'm not sure if you have unmuted because I think so. Yeah, hi. Yeah, hi, that's Vijay. okay. Sorry, I was Now, speaking. Yeah, hi. My name is Vamsi. Currently, I'm working as a Linux administrator, and long back I have trained in AWS, and after that I lost the touch. And right now I'm concentrating on Azure and all the things.
So on this training, I will get experience on this. Okay, that's great. Have you ever had any understanding on software development or how the applications are getting developed or something basic? Yeah. Okay, lovely. Then you'll get all of these things. Anyways, we are going to talk about what should be the prerequisites of getting this Azure DevOps training. Okay. We'll try to understand, right? We'll try to assess ourselves also that how much we can go. But by the way, Okay. anything which is, let's say, not known to any of you, I'm going to explain it. So ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा basic है तो, right? Okay. And yeah. And where do you stay, Vamsi? You are in North or? I'm from Bangalore. Okay, so mixing Hindi and English would not be a challenge for you, is it? Fine for me. Okay, lovely. Arnav, hi. Good morning. Arnav, you can. Yeah, hi. Haan. Yeah, good morning. Yeah, actually, I'm working as a DevOps engineer. So I'm in Bangalore right now, and my on AWS actually. So I'm here to learn the Azure things. So it's in Acha. demand. Yeah. Okay, very good. So Azure DevOps is a DevOps platform. So guys, just one more thing to explain, because now Arnav is saying that he's coming from AWS background. So it's not like this is the Azure DevOps we can only use with Azure, because it is Azure DevOps. So it doesn't mean that we can use only Azure DevOps is a DevOps tool stack, which is software as a service based. I'll explain it later on, right after this introduction session. So Azure DevOps we can use with any of the cloud, even with the on-prem also we can use Azure DevOps. That's the way how Azure DevOps works, right? So I'll draw all the diagrams, necessary communications, connections, etc., and then we'll explain about it. Okay. Thanks, Arnab. Puneet? Yeah, hi Vijay. I'm working with Coforge as a Linux administrator from last 2 years, and my current profile is Linux. A part of this, I am working on some Azure servers. So I am starting for the DevOps career. So I am starting this as a first class or first training for DevOps. Okay. So DevOps, you have never had any understanding on DevOps. This is the first time you're trying to get. Yeah, yes. On Acha. practically, I have never done worked on any project, but I have learned on from YouTube that about Git, Kubernetes, and Jenkins, Ansible, etc. Very good. बहुत बढ़िया. इतना है तो फिर काफी है. This is really wonderful. Thanks, Puneet. This will really help you a lot. तो थोड़ा सा अगर initial understanding है ना, तो it's gonna work out. Thanks. So Rahul Agarwal, hi. Good morning. Hey, hello, sir. Am I audible clearly, sir? Yes. Loud and clear. Hey, hi, sir. This is Rahul. I'm having DevOps background, and I have worked on a DevOps tool including Git, GitLab, GitHub, and Terraform, along with creation of resources on AWS and Azure. I have created CI/CD pipelines in Jenkins and in GitLab also, and I have also joined your Terraform classes that you did it. So I have experience in Terraform also. So and I have worked on Docker, Kubernetes, as well as on OpenShift. So these tools I have worked. So I want to just add on one more skill in my skill set as an Azure DevOps. So that's why I enrolled myself in this course. Great, rich of experience. Thanks, Rahul. Welcome again. Thank you, sir. Then we have Raju. Hi, Raju. हाँ सर सर मेरा लिनक्स एंड AWS बैकग्राउंड है और मुझे एजोर का कुछ भी आइडिया नहीं है, तो मुझे ये एक क्वेरी था कि एजोर डेवऑप्स से पहले एजोर करना चाहिए, एजोर क्लाउड का पहले करना चाहिए, या एजोर डेवऑप्स में दोनों क्लाउड भी कवर होंगे? तो Azure DevOps में एक्चुअली DevOps कवर होता है ऑन Azure प्लेटफॉर्म. सो Azure को पहले से बेसिक Azure की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हेल्प करता है. बट अगर आपको बेसिक Azure की अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो ऐसा नहीं है. मैंने अभी जब एक्सप्लेन कर रहा था आई थिंक आदर्श का क्वेश्चन, तो उनके इंट्रोडक्शन में नहीं बोला था कि वो AWS बैकग्राउंड से आते हैं, तो Azure DevOps एक टूल स्टैक है जिसको हम AWS के साथ या GCP या किसी या ऑन प्रेम के साथ भी यूज कर सकते हैं. तो हम लोग Azure DevOps पढ़ने वाले हैं, जो कि एक DevOps टूल स्टैक है, DevOps प्लेटफॉर्म है SaaS बेस्ड, तो किसी के साथ भी यूज हो सकता है. नॉट नेसेसरली आपको Azure पहले से आता है तो वो बोनस पॉइंट्स होता है. तो आप फिर भी
सेशन में रह सकते हैं, आपको डेवॉप्स की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी बाय यूजिंग अजूर डेवॉप्स टूल, राइट। अभी इस पे और जाएंगे ना तो और आपका जब अभी मैं अजूर डेवॉप्स को क्लैरिफाई करूंगा तो आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको करना चाहिए कि नहीं। रवि, हाय रवि, गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं सिस्टम एडमिन हूँ, विंडोज सिस्टम एडमिन, और अभी ऑन प्रेमिसेस का वो देखता हूँ मैं। ठीक है, अभी क्या है कि हमारी कंपनी क्लाउड पे जा रही है। ठीक है, तो उस क्लाउड के तो उसमें मैंने ये A104 का वो किया था क्लाउड पे। ठीक है, कोर्स किया था। उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि ये नॉन आईटी कंपनी है, तो मैं चाह रहा था कि थोड़े आईटी कंपनी में वो करूँ। अभी रिसेंटली बैंगलोर में शिफ्ट हुआ हूँ मैं, तो मैं चाह रहा था कि इसको, मैं वैसे दिल्ली का हूँ लेकिन अभी तो आप बैंगलोर में करियर परस्यू करना चाहते हैं अजूर डेवॉप्स को यस करने के बाद? ओके, यस सर। अजूर का थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग या हाँ हाँ सॉफ्टवेयर सर, हाँ डेवलपमेंट? हाँ हाँ हाँ, वो मैंने वो वैसे ही कोई मेरा आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उसमें नहीं है, मेरा नॉन आईटी उसमें रहा है, मतलब कि नॉन आईटी फॉर्म में रहा है कंपनी जो है ओके मेरा, ओके, एजुकेशनल वगैरह रहा है। ठीक है, तो अभी चाहता हूँ कि मैं इसको स्विच करूँ यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनी में। ठीक है ठीक है, दैट्स ग्रेट, गुड टू नो रवि, ये हेल्पफुल है, हाँ इट्स ऑलवेज फील गुड। जी, थैंक यू। वेलकम अगेन। सिंगराज, हाय, गुड मॉर्निंग, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सिंगराज, आप अगर बोल रहे हो तो आपने haven't unmuted yourself. Singraj, okay, fine. So maybe you have some trouble. So Sony, hi Sony. Hi Vijay sir. Hi everyone. So currently I'm working in Comviva Technology and as a technical lead. I'm working in I have background from Linux only and I have knowledge on the Azure cloud and the DevOps tools I have also learned. From myself only. The only I have knowledge but not the experience on this. So Good. I want to move on the Azure DevOps in my career. That's why I'm learning this. Okay, that's really great because this Azure DevOps is a full packaged tool, right, for DevOps. So coming from any background, one major thing, because we done with the introduction. So thank you everyone for all your nice introductions and really encouraging. One thing which I got to know from all of these introductions that you all are coming from a various backgrounds. So मिक्स्ड ऑफ ऑडियंस वो हमेशा ही होती है। सो आप सबको कुछ लोग जो 2-3 रिक्वेस्ट हैं। पहला ये कि कुछ लोग जो ऑलरेडी डेवऑप्स में हैं या अज़ूर डेवऑप्स में थोड़ा बहुत करके आए हैं या वैसे होल्ड योर ब्रीथ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनिशिएट करूंगा तो हम लोग थोड़ा सा व्हाट इज डेवऑप्स इस तरह से थोड़ा बेसिक से चलेंगे, बिकॉज एक फ्लो बनेगा। और वो लोग जो डेवऑप्स के लिए नए हैं, बिकॉज दिस इज अज़ूर डेवऑप्स का मतलब ये नहीं कि डेवऑप्स पहले से आएगा फिर आप एज अ टूल इसमें स्विच करें। ये एक डेवऑप्स का पैकेज है अज़ूर के प्लेटफॉर्म को लेके, तो ऐसे में डेवऑप्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोग लेंगे। सो इनिशियली प्लीज होल्ड योर ब्रीथ एंड आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो आप पूछ सकते हो फॉर श्योर, बट जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जो उस टॉपिक को जानते हैं, वेट, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, राइट, एंड देन अज़ूर से रिलेटेड चीजें भी आएंगी, काफी कॉम्प्लेक्स चीजें भी आएंगी इम्प्लीमेंटेशन के लगे, राइट। सो वी विल स्टार्ट नाउ, राइट। सो first thing first, the bigger question or always we start, so let's get started with the session, right? So पहले हम जाएं इस पे और what is cloud computing and all डिस्कस करें, राइट। DevOps के बारे में भी हम लोग डिस्कस करें, एक दो चीजें Azure DevOps को लेके वो क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज कि उसको इनफैक्ट Azure DevOps को भी समझने के पहले ये स्लाइड समझनी जरूरी है, ताकि फिर मैं आपको बताता हूँ कि चीजें काम कैसे करती हैं और कैसे आप बाकी के टूल से, लाइक हाउ Jenkins is different and how Azure DevOps is different, right? And even the question like how it can save my cost, etc. when it comes to move from Jenkins and some other tools, right? तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का वैसे तो बहुत इजी सा डिफिनीशन है, होता है, राइट, बट इफ यू ट्राई टू ब्रेक डाउन क्लाउड कंप्यूटिंग देन आप इसके बारे में थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम माय अज़ूर कोर्स, अदर्स? नहीं ना? Yes, yes, yes. I was there. So I think
In my Azure session, I always initiate the discussing about what is cloud computing. आदर्श आप म्यूट पे चले जाइए, बहुत बैकग्राउंड नॉइज है। तो वही चीज यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जब कभी भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग या ऐसा कोई भी टर्मिनोलॉजीज को बारे में अगर समझना है, तो यूजुअली आप उसे ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं। सो पहले ये समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में कंप्यूटिंग वाला पीस क्या है, फिर उसके बाद क्लाउड, राइट। तो दोनों को अलग अलग समझेंगे तो हम बड़े आराम से समझ लेंगे। सो कंप्यूटिंग का मतलब होता है एनी unprocessed data when you are putting in a system and the system is processing it and you are the meaningful outcome, that is processed data. So unprocessed or raw data, computing, processed और meaningful data. So ये process हमेशा computing कहलाता है। अब वो इमेज प्रोसेसिंग हो रहा है फिर भी कंप्यूटिंग है फोटोशॉप पे, राइट। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है वो भी कंप्यूटिंग परफॉर्म कर रहा है। इमेज प्रोसेसिंग मैंने बताया, वीडियो प्रोसेसिंग मैंने, राइट। कोई भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं, एक स्लाइड बना रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कंप्यूटिंग। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो भी हम कंप्यूटर के ऊपर टास्क कर सकते हैं वो टास्क एक्चुअली कंप्यूटिंग का टास्क कहा जाता है, बिकॉज उसमें सीपीयू और मेमोरी इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज कंप्यूटिंग। अब एक होता है कि कंप्यूटिंग हम करेंगे कहाँ, ऑब्वियसली किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे, राइट। एक कोई प्लेटफॉर्म होगा। अब प्लेटफॉर्म का मतलब ऐसा नहीं है कि किचन का प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आइदर यू हैव अ लैपटॉप, आप लैपटॉप पूरा एक प्लेटफॉर्म है क्योंकि उसमें सीपीयू है, मेमोरी है, राइट। तो आप उसके अंदर जाके भी कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटिंग कोई छोटा टास्क से लेके कोई बड़ा टास्क भी हो सकता है, राइट। मिलियंस ऑफ रो का एक डेटा है, आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटिंग। 2+2 का कैलकुलेशन करके 4 निकाल रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटिंग अगर हम करते हैं कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे, दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म है वो अगर हमारा खुद का है तब तो वो कंप्यूटिंग हो गया, लाइक ऑन प्रेमाइस ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जिसमें ऑन प्रेमाइस में हमारे पास ढेर सारे सर्वर्स होते हैं, राइट, हम सबके कंपनी के अंदर। तो हम लोग वहां पे भी कंप्यूटिंग करते हैं। तो कंप्यूटिंग हम कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटिंग जिसको हम क्लाउड में करें। अब कंप्यूटिंग जिसको हम क्लाउड में करें इसका सेंस ये बनता है कि क्लाउड क्या है वो समझेंगे तो कंप्यूटिंग ज्यादा समझ, क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरऑल समझ में आ जाए। सो क्लाउड का मतलब होता है कि आप सबने क्लाउड किचन का कंसेप्ट सुना होगा। शार्क टैंक इंडिया खासतौर से जब आया तो उसके बाद से थोड़ा सा क्लाउड किचन का कंसेप्ट ज्यादा पॉपुलर हुआ क्योंकि लोगों ने वीडियोस देखे तो क्लाउड किचन उनको थोड़ा समझ में आने लगा। तो क्लाउड किचन आप में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाट इज दैट? इट्स लाइक रेस्टोरेंट नहीं ओपन है, वो सिर्फ बना के सर्व करते हैं, लाइक डिलीवरी देते हैं ओनली। तो इट्स लाइक सर्विंग या समथिंग, राइट। ओनली सर्विंग। ओनली मेनली कंसेप्ट यही है कि सर्व करना। अब वो चाहे वो वहां पे बना के सर्व करें या बना बनाया है, दैट डजंट मैटर, लेकिन सर्व कर रहे हैं वो एक सर्विस। लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो क्लाउड किचन की होती है खासियत, वो होता है कि मल्टीपल प्लेसेस जियोग्राफिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर एक सिंगल शॉप है ना वहां पे भी अगर बन रहा है, भले वो वहां पे बन नहीं रहा है, वो घर से बना के लेके आ रहे हैं और उसके बाद वो सेल कर रहे हैं, तो आप उसको क्लाउड नहीं बोल सकते, क्लाउड किचन नहीं बोल सकते, राइट। तो क्लाउड का कंसेप्ट होता है व्हेन समथिंग इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं ना वो चीज आपकी बन कहाँ पे रहा है, दैट इज इररिलेवेंट ऑफ इट, राइट। वो एक जगह भी बन सकता है, मल्टीपल जगह पे बन सकता है, लेकिन आप जहां से सर्व कर रहे हैं सर्विसेज को वहां दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि आप मल्टीपल लोकेशंस पे सर्व कर रहे हैं, दूसरा ये कि आपके उन मल्टीपल लोकेशन पे सेम सेट ऑफ सर्विसेज सर्व की जा रही है। जैसे अगर आपने एक मोमोज का ठेला लगा लिया, तो वो मोमोज का ठेला सिर्फ आप मोमोज सेल कर रहे हो, इट इज नॉट क्लाउड। लेकिन अगर आप सोचो कि दिल्ली में ही इतने सारे लोकेशंस हैं, आप उस दिल्ली में कोई नोएडा में हर एक सेक्टर में आपके मोमोज के ठेले हैं, राइट। तो बन रहा है, अब वो भले के मोमोज एक जगह बन रहा है या दो जगह बन रहा है, दो जगह से आपने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया, दो जगह पे एक इस यहाँ से बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, फिर यहाँ के एरियाज में सभी में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ के एरिया में सभी में ले जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको खाली हॉट करके गर्म करके दे दे रहे हैं सबको, राइट। थोड़ा सा वार्म करेंगे एंड सबको दे देंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं क्लाउड किचन का कंसेप्ट, राइट। अब आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, लाइक लेट्स से डोमिनोज या मैकडी। मैकडी में उनके बहुत सारे रेडी टू ईट वाले आइटम होते हैं सारे, वो खाली वहां पे जब बस क्या होता है वो उन्होंने फ्राई करके रखा हुआ है चीजें, राइट। मकालू टिक्की वो उसको रखा, टिक्की रखा एंड लेटस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद चिपका के आपको ये दे दिया, राइट। तो
इफ यू सी हर एक मैकडोनल्ड में, वो एक तो मैकडोनल्ड हर जगह है, दूसरा मैकडोनल्ड में हर जगह पे सेम सेट ऑफ सर्विसेज मिल रही है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड एज क्लाउड किचन का कंसेप्ट। तो सेम वे में अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा सर्विस प्रोवाइडर जो आपको कंप्यूटिंग की सर्विसेज दे, यानी कि वो ऐसी सर्विस दे कि आप अपना कोड जाओ, एग्जीक्यूट कराओ, चलाओ, या आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सको, या अपना वर्चुअल मशीन बना सको, राइट? या आप कुबरनेटिस बना सको। तो वो आपको कंप्यूटिंग करने के लिए तरह तरह के प्लेटफॉर्म सर्विस ऑफर करता है, बदले में आपसे पैसे लेता है। मैकडोनल्ड भी क्या करता है? पैसे लेता है, बदले में सर्विस ऑफर करता है। मैंने मोमोज वाले ठेले का कंसेप्ट दिया, तो वो भी क्या करता है? आपको मोमोज देता है, बदले में पैसे लेता है, राइट? यानी कि आप अगर किसी के प्लेटफॉर्म पे उनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए, प्लेटफॉर्म के लिए यूज करते हो, बदले में आप उनको पैसे देते हो, राइट? और वो सर्विसेज आपकी जहां मन करे वहां आप उनसे ले सकते हो, सेम सेट ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, आप एक वर्चुअल मशीन बनाना चाहते हो तो आप इंडिया में भी बना सकते हो, 3 लोकेशन है, अजोर में, आप AWS में, GCP में, कहीं पे भी। तो अगर GCP, तो गूगल उसका प्रोवाइडर है, और गूगल का क्लाउड किचन टाइप का कंसेप्ट क्या है? उनके रीजन, उनके अवेलेबिलिटी जोन्स, उनके जो डेटा सेंटर्स हैं जो हर जगह पे फैले हुए हैं, राइट? इंडिया में भी, यूएस में भी, नीदरलैंड में, यूरोप में, यूके में, ऑल अक्रॉस, राइट? मिडिल ईस्ट में। तो इनको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। व्हाई? बिकॉज इन अ मैनर ऑफ क्लाउड there are computing platform available all across the globe, and that is where it is cloud. and वहां पे मिल क्या रही है हमको? क्लाउड में सर्विस ऑफरिंग हो रही है, किस चीज की? कंप्यूटिंग सर्विसेज। और वो कंप्यूटिंग सर्विसेज में मैंने बताया कुछ भी हो सकता है। तो ये ओवरऑल क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग के कंसेप्ट में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मिलती है तो ओवर द नेटवर्क मिलती है। अब अगर आपको ओवर द नेटवर्क जो सर्विस मिल रही है, अगर वो सर्विस पूरी दुनिया में किसी के लिए भी, सबके लिए ऑफर हो रही है कि भैया आप आओ, साइन अप करो, अपना रिसोर्स क्रिएट करो, पे करो, यूज करो। दूसरा कोई बंदा आएगा, वो आपको जानता भी नहीं है, आपको पता भी नहीं, वो भी आके सेम प्लेटफॉर्म, सेम इंटरफेस, सेम सेट ऑफ सर्विसेज यूज कर रहा है। जैसे मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया, मैकडोनल्ड में कोई भी गया वो बर्गर खरीद के खा रहा है। तो इट्स नॉट लाइक कि वो मैकडोनल्ड वो बर्गर या उनके ऑफरिंग्स को केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है या लिमिटेड लोगों के लिए कर रहा है। इट इज पब्लिक, पब्लिक रेस्टोरेंट है उसका, राइट? पब्लिक आउटलेट्स हैं, तो वो पब्लिकली सबको ऑफर कर रहा है। तो क्लाउड में भी ऐसे क्लाउड जो सर्विसेज सबको ऑफर करते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, एनीबडी कैन कम क्रिएट सर्विसेज एंड यूज इट, उसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड, और इस तरह के प्लेटफॉर्म को बोलते हैं पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। अज्योर, GCP, AWS, ये तीनों मेजर आज की डेट में पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हैं। अब ये पब्लिक क्लाउड इसीलिए है क्योंकि मैं भी अपना अकाउंट बना के इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे भी सेम सेट ऑफ सर्विसेज मिलेंगी, आप भी कर सकते हो, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेम सेट ऑफ सर्विसेज अपने अकाउंट बना के इस्तेमाल कर रहा है, प्रोडक्शन चला रहा है उसमें, राइट? तो दैट इज अवेलेबल टू एवरीवन, इट्स अ पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। अब प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? कंसेप्ट क्लाउड का ही हो कि मल्टीपल डेटा सेंटर्स हैं, एक बैंगलोर में है, एक चेन्नई में है, एक पुणे में है, एक मुंबई में है, एक नोएडा में है, राइट? एक इंदौर में है। तो है कई सारे डेटा सेंटर्स, लेकिन वो सब कनेक्टेड हैं, राइट? एंड सेम सेट ऑफ सर्विसेज हर जगह मिल रही है, लेकिन वो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है, प्राइवेट, प्राइवेटली सम पीपल। इट्स नॉट गेटिंग ऑफर टू एवरीवन कि कोई भी आए, कोई साइन अप नहीं कर सकता, बल्कि सेट ऑफ सर्विसेज हैं, लेकिन एक एनक्लोज्ड नेटवर्क में है, प्राइवेट नेटवर्क के अंदर है, और जो उस नेटवर्क का पार्ट है या जो उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क का पार्ट है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वही केवल उन सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। और इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर को, सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनल अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद के लिए करता है, उसे हम बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट? प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, आप सबको पता है, ओपन स्टैक मेजर नेम है, बहुत सब लोग जानते होंगे। ओपन स्टैक इज वन ऑफ द प्लेटफॉर्म which provides private cloud computing platform. You can build the private cloud computing platform on your own hardware, spread across multiple locations, cloud के concepts में। That is how it is cloud computing and private cloud computing, ठीक है? अब देखो, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन वो दोनों ही प्लेटफॉर्म हमें 3 तरह की सर्विसेज देते हैं। वैसे तो आज के जमाने में आप बहुत सारी चीजें बोल सुनते हो, वी आर लिसनिंग अबाउट की वर्चुअल मशीन एज अ सर्विस, डेटाबेस एज अ सर्विस, IP एड्रेस एज अ सर्विस, राइट? कंटेनर एज अ सर्विस, लॉट ऑफ थिंग्स एज अ सर्विस।
But all these lot of things as a service is actually derived from 3 major basic service as an offering. So one offering is infrastructure, another is platform, and third is सॉफ्टवेयर. ठीक है, अभी तक मैंने जो बताया, अगर उसमें कहीं पे भी आपको जरा सा भी डाउट हुआ करे, इमीडिएटली रेज योर हैंड एंड आस्क मी कि सर ये कैसे होता है, ये क्यों बताया आपने, या ये कैसे हुआ. तो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, डोंट स्टॉप योरसेल्फ. तो यहाँ पे जैसे 3 मेजर सर्विसेज जो होती है उनको हम बोलते हैं, पहला जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है. स्लाइड में आपको टॉप राइट पे यहाँ पे मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब होता है जब आपको कोई प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर को खुद मैनेज करता है, आपसे मैनेज नहीं कराता बल्कि खुद मैनेज करता है और आपको उसकी ऑफरिंग देता है, तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे रहा है वो एज ए सर्विस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दे रहा है एज ए सर्विस का मतलब आईपी एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्चुअल मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, लोड बैलेंसर, हार्ड डिस्क, राइट, स्टोरेज, all of these things are about virtually infrastructure. तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. जैसे अगर वर्चुअल मशीन आपको मिल गई तो आप उस पर चाहे ओएस विंडोज का इंस्टॉल करो, चाहे लाइनक्स का इंस्टॉल करो, कर सकते हो. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, राइट, वो है जिसमें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस मिलती है एंड उस सर्विस को यूज करके हम कैसा भी प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. और उस प्लेटफॉर्म को जो हम जो चीज हम बनाते हैं वो हम मैनेज करते हैं, यानी वो पीस अनमैनेज होता है. यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में एज ए सर्विस में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो पीस है, यानी कि अंडरलाइन हार्डवेयर क्या है, कौन सा हाइपरवाइजर यूज हो रहा है, या कैसे चीजें मूव कर रही हैं, हाई अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें क्लाउड प्रोवाइडर ही देखता है, हमें उससे मतलब नहीं है, राइट. उसने नीचे कौन सा सर्वर लगाया हमें मतलब नहीं है, हमने अपना वर्चुअल मशीन बना लिया, हमें बनाने की फैसिलिटी है, दैट इज इट व्हाट वी वांट, राइट. अंडरनीथ हार्डवेयर जल गया, फूक गया, उसको बाद में रिप्लेस करना है या पीछे कौन क्या कर रहा है नेट हमें नहीं मतलब है उससे. हमने अपना नेटवर्क बनाया, हमने अपना आईपी एड्रेस बनाया, हमने अपना वीएम बनाया, हमारा चल रहा है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज एन ऑफरिंग जब कोई दे और चीजों को, उसके नीचे की चीजों को बाकी वो मैनेज करे, तो उसे हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. सम सर्विसेज एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, राइट, वर्चुअल मशीन, आईपी एड्रेस, लोड बैलेंसर, डिस्क, स्नैपशॉट, स्टोरेज, फाइल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर. क्योंकि इन सबको इस्तेमाल करके आप मेल सर्वर बना सकते हो, फाइल सर्वर बना सकते हो, डीएनएस सर्वर, जो मन में आए वो बना सकते हो, राइट. इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उनको मिला के आप कैसा भी प्लेटफॉर्म बना सकते हो. अब आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस वो सर्विस है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैनेज है ही, साथ में उसका जो प्लेटफॉर्म है वो भी मैनेज है. एग्जाम्पल एक छोटा सा देता हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को आप इजिली डिफरेंशिएट कर पाएंगे. जैसे अगर आपको एक वर्चुअल मशीन मिल गया तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस है. अगर आपको मैंने बोला उसके ऊपर आप अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हो, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वीएम के ऊपर आप मान लो डेटाबेस का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, व्हाट यू विल डू, विच पार्ट यू विल मैनेज. इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल गया तो प्लेटफॉर्म यू आर मैनेजिंग इट. हाउ, वर्चुअल मशीन में लॉग इन करके फिर उसमें ओरेकल, माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल जो भी आपको मन किया, आप उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके ले आए, उसमें इंस्टॉल किया, उसे कॉन्फ़िगर किया, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह सेट किया, राइट, पोर्ट्स वगैरह ओपन किए, सिक्योरिटी पैचिंग्स वगैरह देखी, तब जाके आप उसे कनेक्ट करके उसमें डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, राइट, यूजर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डाटाबेस प्लेटफॉर्म. बट अब कभी भी उसमें कोई भी चेंज करना है, यू विल मैनेज इट. उसका नया वर्जन आया, पैचिंग करोगे आप करोगे, सब कुछ आप करोगे, राइट. वो कभी डाउन हुआ, वो क्रैश हुआ, सब कुछ आप करोगे, यू आर मैनेजिंग इट. वो आपको एज ए ऑफरिंग नहीं मिल रहा है, आप मैनेज कर रहे हो डाटाबेस को. तो देन यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑफर हो रही है, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म आपने बनाया है डाटाबेस का. सोचो अगर आपको एक ऐसा इंटरफेस मिल जाए, प्लेटफॉर्म मैनेज हो जाए, यानी ये डेटाबेस मैनेज आपको मिल जाए खाली कि पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर, क्लिक किया, ये वाला वर्जन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होस्ट नेम दिया, यूजर आईडी पासवर्ड दिया, सबमिट किया, साइट सेलेक्ट कर लिया ऑब्वियसली, एंड आपका डाटाबेस सर्वर बन गया. आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सेलेक्ट करके सबमिट किया, डाटाबेस सर्वर बन गया. अब उस डाटाबेस सर्वर में फर्दर कोई सिक्योरिटी पैचिंग आ रही है या अपग्रेड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें अजूर मैनेज करेगा. उसका बैकअप हो रहा है, अजूर मैनेज करेगा, या एडब्ल्यूएस मैनेज करेगा. एडब्ल्यूएस के केस में लेट से आरडीएस सर्विस है, जीसीपी के केस में लाइक क्लाउड एसक्यूएल सर्विस है, राइट. तो वो प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा, आपको उससे मतलब नहीं है. उसका अप टाइम हमेशा मेंटेन रहेगा, हाई अवेलेबिलिटी, रेजिलियंसी, सब कुछ मैनेज करेगा.
आप गए, आपने सबमिट किया अपनी रिक्वायरमेंट डाल के, प्लेटफॉर्म मिल गया। अब आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या डालोगे? अपना कोड। कोड इज व्हाट? योर एसक्यूएल स्क्रिप्ट जो आप एग्जीक्यूट करेंगे, योर एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस चीज को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में डाटाबेस एज ए सर्विस आ सकता है, राइट? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आपके पास वेब एप्लीकेशन एज ए सर्विस आ सकता है, जैसे कंटेनर एज ए सर्विस आ सकता है, जैसे अजूर में कंटेनर इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें आप कंटेनर्स जाके डायरेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो। AWS में अपाचे बीन स्टैक है, सॉरी अपाचे AWS, राइट? वेब एप्लीकेशंस वगैरह कर सकते हैं। तो ये हो गया प्लेटफॉर्म। अब आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में आपको अपना कोड भी नहीं डालना होता, कोई एग्जिस्टिंग बनी बनाई फंक्शनैलिटी है जो कोई प्रोवाइडर हमें ऑफर कर रहा है, ताकि हम वहाँ कुछ इंस्टॉल करेंगे ना कुछ, हम जाएंगे उनका फीचर जो है बना बनाया, हम उस फीचर का इस्तेमाल करेंगे और अपना काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेटाडॉग, न्यूरेलिक, ये जैसे मॉनिटरिंग के प्लेटफॉर्म है। तो डेटाडॉग, न्यूरेलिक ये सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जाके लॉग इन कर सकते हो। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सर्विस नाउ। आप सब ने सर्विस नाउ का इस्तेमाल किया है, राइट? सर्विस नाउ सबने इस्तेमाल किया होगा। एनीवन हु डिड नॉट यूज सर्विस नाउ डोंट नो, राइट? सभी ने किया है सर्विस नाउ, BMC रेमेडी, ये सारे टूल्स हैं जो टिकटिंग के टूल हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट इसमें किया जाता है। सर्विस नाउ का एक वर्जन आता है कि आप उसको खुद मैनेज करते हो, राइट? तो वो है प्लेटफॉर्म एज ए, कि आप उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉय किया सर्विस नाउ को, और सर्विस नाउ को उसके बाद आप यूज कर रहे हो। तो उसका बैकअप, उसका सिक्योरिटी ऑफ पैचिंग, सारा सेटिंग सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं होस्टेड सर्विस नाउ, जो आप होस्ट करते हैं अपने यहाँ पर। दूसरा ये होता है कि आप सर्विस नाउ पे लॉगिन कीजिए, आपका डोमेन दे दीजिए, राइट? डोमेन दे दिया आपने, उसके बाद hcl.servicenow.com करके बन गया। और उसमें जब आप इस डोमेन पे लॉगिन करते हैं तो आपको अपनी सेटिंग्स मिलती है, आपका इंस्टेंस मिलता है। तो ऐसे में ना तो आपको सर्विस नाउ इंस्टॉल करने की जरूरत, ना उसका सॉफ्टवेयर देखने की जरूरत, ना उसके लिए हार्डवेयर देखने की जरूरत, ना कुछ मैनेजमेंट करने की जरूरत, बल्कि बिंदास आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, राइट? सब कुछ वहीं से मैनेज होगा। आपको सेटिंग्स करनी है अपने हिसाब से, हमेशा वो अप भी रहेगा, और वो आपके पास इंस्टॉल नहीं, आपको सर्वर खरीदने की जरूरत है या नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, चल रहा है वो। तो दिस काइंड ऑफ सर्विसेज वी कॉल इट एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS बेस्ड सर्विस जो इधर में। अब SaaS बेस्ड सर्विस का सबसे बड़ा एग्जांपल है जिससे हम लोग अभी कनेक्टेड है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का एक सर्वर, राइट? पहले ऑफिस कम्युनिकेटर आता था, ऑफिस कम्युनिकेटर के बाद स्काइप फॉर बिजनेस आने लगा। ये सारे जो टूल हुआ करते थे उनको हम अपने ऑन प्रीमिस में इंस्टॉल करते थे, और उसके बाद उसका जो क्लाइंट है वो हमारे विंडोज मशीन में रहता था। लेकिन हम उसे अपने पास इंस्टॉल करते थे तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस नहीं था, क्योंकि हमें उसे मैनेज करना पड़ता था उसके सर्वर को। लेकिन अब जब यही चीज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज 365 जिसको बोलते हैं उस पर चले गए, तो हम गए, अपना डोमेन अटैच किया, साइन अप किया, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हमारे अकाउंट बन गया। अब हम अपने यूजर्स ऐड करके उसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज में हम लोगों ने ईमेल कर लिया। तो ये सारी चीजें जो है, गूगल का वर्क स्पेस हो गया, राइट? जीमेल हो गया, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया सबको मिल रहा है कि इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्या है, या इसमें कोई डाउट है किसी को? ऑल गुड? यस सर। हाँ, थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए, अच्छा लगेगा आपको भी और मुझे भी फिर कि हाँ सही चल रहा है। नहीं तो ये पता नहीं चल पाएगा कि हाँ पढ़ सही अभी, मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। ओके, तो अब आता है मेजर थिंग, व्हाट इज अजूर डेवऑप्स। अब यहीं पे हम लोग ट्राई करेंगे कंपेयर करने का जेनकिंस को या बाकी टूल को। तो देखिए, अजूर डेवऑप्स जो है ये एक SaaS बेस्ड सर्विस है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बताने का, PaaS, SaaS और IaaS के डिफरेंशिएशन को बताने का मेन रीजन यही था कि आप ये रिलेट कर पाओ कि अजूर डेवऑप्स है क्या। अजूर डेवऑप्स एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है
इस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और ये एक स्टैक है। स्टैक का मतलब होता है जब कई सारे कंपोनेंट जो एक दूसरे को कंप्लाइंट करते हैं, राइट, उनको बोलते हैं। जैसे हमारा Azure DevOps जो है ये एक SaaS बेस्ड सॉल्यूशन है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सॉल्यूशन है। इसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को या डेवऑप्स के कंपोनेंट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं कि यार डेवऑप्स का कंपोनेंट होता क्या है, राइट, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या चीज है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या चीज है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब होता है, एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या व्हाट इज SDLC? एनीवन, थोड़ा आइडिया हो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होता है, SDLC क्या होता है? नहीं आता है तो इट्स फाइन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। Like through which we can define our software, how it can process, build, and how at last we can maintain that. So it's a basically of structure life cycle of software install, means build to delivery. एग्जैक्टली, मोreover सही है ये। So basically we'll talk about what is software development. So software development is like any kind of application for any use case you want to develop using code. If you are coding something from scratch, any kind of software you are trying to develop, right? हमें अगर बहुत ज्यादा इसको करें तो जैसे सबसे पहले छोटे छोटे क्या होते हैं, फंक्शंस। सबसे पहले होता है कोड। आप कोड लिखते हैं तो कोड इज लाइक इको हेलो वर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो कोड, है ना। फिर इको हेलो वर्ल्ड इज वन, देन यू मल्टीपल कोड के कई सारे स्टेटमेंट्स को आप मिक्स करते हैं, तब बनता है फंक्शन, राइट। व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज जहां पे एक पर्टिकुलर टास्क हो कोई, वो आप परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैकअप लेना चाहते हैं, तो आप बैकअप लेना चाहते हैं इज ओके, बट आप सिंगल एक प्रोग्राम लिख सकते हैं और एक फंक्शन लिख सकते हैं। फंक्शन वो हो गया जिसमें आपने लिखा कि हाँ बैकअप कैसे लेते हैं, और जब कभी भी आप प्रोग्राम क्या हो गया, कई सारे फंक्शंस को एक साथ कॉल, कई सारे फंक्शंस को मिला के एक प्रोग्राम हो जाता है। तो अब आपने उसमें कई सारे फंक्शंस में जहां कहीं पे भी आपको उस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत पड़े, आपने कोड में लिख दिया, वो फंक्शन कॉल हो गया, राइट। तो उसको बोलेंगे प्रोग्राम। फिर प्रोग्राम, कई सारा प्रोग्राम मिला के फिर बनता है एक फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? जब कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट किया जाए तो उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, राइट। डेवलपमेंट करना डेव एनवायरनमेंट में, फिर उसकी QA टेस्टिंग परफॉर्म करना, फिर टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद उसे लोअर एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना, उसको सिक्योरिटी एनालाइज करना, राइट। तो ये सारी चीजें जो स्टेप्स होती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है? जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहें किसी प्लेटफॉर्म के लिए, जब वो सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जितने भी उसके लाइफ साइकिल फेजेस हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के डेवलप करना, उसको टेस्ट करना, उसको प्रमोट करना, उसको डिप्लॉय करना, राइट, ये सारी चीजें जो हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर। तो डेवऑप्स क्या है? डेवऑप्स इज बेसिकली ए प्रैक्टिस, ए प्रोसेस। डेवऑप्स ऐसा नहीं है कि डेवऑप्स कोई सॉफ्टवेयर है। DevOps is not a software. DevOps is a practice or it's a process. DevOps is a process. अब देखो, जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर का, तो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में दो लोग इंगेज होते हैं नॉर्मली। पहले के केस में भी ऐसा ही होता था कि आप प्लान करते थे, सॉफ्टवेयर का स्कोप डिफाइन करते थे, कोड ऑथर करते थे। डेवलपर्स होते हैं मेनली जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज जो होती है वो हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती है। उनको कोडिंग करना अच्छे से आता है, उनको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलप तो कर लेते हैं, लेकिन उनके सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर को, अब किसी ने अगर .NET में सॉफ्टवेयर लिखा, तो उस कोड लिखा है, तो उसके .NET के एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक विंडोज मशीन चाहिए। उस विंडोज मशीन में कोई बंदा होना चाहिए जो विंडोज मशीन डिप्लॉय करेगा विंडोज सर्वर। उसमें ही हैज टू सेटअप .NET IIS इंस्टॉल करना पड़ेगा, फीचर इनेबल करके माइक्रोसॉफ्ट का। फिर उसमें .NET डिप्लॉय करना पड़ेगा, कौन सा वर्जन है उसको IIS के साथ प्रॉपर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके कोड को फिर डिप्लॉय करना पड़ेगा, और तब जाके उसका जो .NET का कोड है वो प्रोडक्शन में रन करेगा एज अ वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन।
या कोई अगर जावा पे एप्लीकेशन लिख रहा है तो वो जावा पे कोड अपना लिखेगा स्प्रिंग बूट या किसी फ्रेमवर्क में, फिर वो अपने एप्लीकेशन के उस स्प्रिंग बूट के कोड को मावेन या ग्रेडल या किसी ऐसे बिल्ड टूल के थ्रू उसको बिल्ड करेगा, जार फाइल बनेगी, फिर वो ओपन जेडीके का कंटेनर लेगा, जार फाइल को उसमें पैकेज करेगा और उसके बाद रन करेगा, राइट। तब जाके उसका जार फाइल एज एन एप्लीकेशन रन करेगी। तो लाइनक्स प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने किया तो किसी न किसी लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप करोगे, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस सॉफ्टवेयर को आप बिल्ड करोगे, पैकेज करोगे और रन करोगे। तो जहां आप रन करोगे, राइट, ये पहले क्या है, बिल्ड करना, पैकेज करना, टेस्ट करना, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल है। लेकिन एट द एंड एक लोकेशन आएगा जहां आप डिप्लॉय करोगे, कोई तो प्लेटफॉर्म होगा जहां डिप्लॉय करोगे। तो वो जो डिप्लॉय करते हो उस प्लेटफॉर्म को कौन मैनेज करता है, कोई विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो मैनेज कर रहा होगा, या साथ में कोई मिडिलवेयर एप्लीकेशन का बंदा होगा, वो मैनेज कर रहा होगा, राइट। तो प्लेटफॉर्म इंजीनियर, जो उनको हम बोलते हैं ऑपरेशनल इंजीनियर्स, राइट, ऑपरेशनल्स। तो डेवलपर्स हो गए और हमारी ऑपरेशन टीम हो गई। ऑपरेशन टीम वो है जो प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन देखती है, प्लेटफॉर्म बनाती है, प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करती है, राइट। तो सॉफ्टवेयर रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, प्लेटफॉर्म, राइट। और प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म की ऑपरेशनल टीम होती है, प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन होता है, और सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस का अपना एक साइकिल चलता है। तो ये दोनों साइकिल, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का साइकिल और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का साइकिल जो है वो दोनों चलते हैं अलग अलग। पहले ये अलग अलग चलते थे, तो एक ऐसा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ी कि यार इनके बीच के गैप को ब्रिज कर दिया जाए। तो हाउ वी कैन गो अहेड एंड ब्रिज द गैप बिटवीन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट। तो वहां पे एक प्रोसेस प्रैक्टिस बनाया गया, उसको बोलेंगे डेवऑप्स। सो डेवऑप्स को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। ये देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक छोटा सा डायग्राम है। ट्रेडिशनल वर्कफ्लो क्या होता है, बहुत सारी टीम्स होती हैं जो काम करती हैं। जैसे डेवलपर होता है, यहाँ लेफ्ट टू देखें, लेफ्ट टू राइट, डेवलपर होता है, वो क्या करता है, वो कोड को लिखता है, वो कोड को किसी सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, एससीएम सॉफ्टवेयर में अपने कोड को पुश करता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे कि कई सारे लोग कोलैबोरेटिवली अलग अलग प्रोग्राम पे, अलग अलग फंक्शंस में, अलग अलग फीचर ब्रांचेस में काम करते हैं, अलग अलग फीचर के ऊपर काम करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, डेवलप करके फिर वो मर्ज करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही हैंडल किया जा सकता है, जिसमें कई सारे डेवलपर एक साथ काम करें। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट आएगा या कोई चीज आपको जाननी होगी और डिटेल में, तो मुझे वहां पे बोल दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट। तो कई सारे डेवलपर्स एक साथ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में कोड को लिखते हैं, उसको कमिट करते हैं, और अलग तरीके से किया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट। हमारे पास सोर्स कोड मैनेजमेंट होता क्या है, इसके लिए हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट को, डोंट वरी। सोर्स कोड मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है हमारे पास, एक पूरा टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास अजूर डेवऑप्स में भी हमारे पास है सोर्स कोड मैनेजमेंट करने का सिस्टम। तो वो अपना कोड जो है वो पूरा डालते हैं और एससीएम में या किसी शेयर्ड फोल्डर में, एंड वहां से फिर वो जो कोड होता है, राइट, वो एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म होते हैं अलग अलग, जैसे क्यूए का, क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूए टेस्टिंग का, राइट, प्लेटफॉर्म, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म, उसके बाद प्रोडक्शन का प्लेटफॉर्म। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चीजों को रन करते हैं। एक एनवायरमेंट, दो एनवायरमेंट, तीन एनवायरमेंट, चार एनवायरमेंट मान लो आपके पास है, लास्ट में है प्रोडक्शन। तो जो कोड इसने, डेवलपर ने जो कोड डेवलप किया है, वही कोड आपका पहले टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, राइट, इन सबको होते हुए फिर यहाँ प्री प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट होता है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग चाहिए होते थे, ये ट्रेडिशनल वर्कफ्लो है, बहुत सारे लोग, डेवलपर तो चाहिए ही होता था, लेकिन डेवलपर के बाद हमें चाहिए होता था एक क्यूए टेस्टर जो इनके कोड को टेस्ट करता था, और एक बंदा चाहिए होता था जो कि ऑपरेशन ऑप्स वाला बंदा है, जो प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है, वो सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम को भी मैनेज करता है, वो इनको भी, प्लेटफॉर्म्स को भी मैनेज करता है, राइट, और वो डिप्लॉयमेंट जो है उसको भी मैनेज करता है लोअर एनवायरनमेंट में, डिप्लॉयमेंट्स को वो लोअर एनवायरनमेंट में। लोअर एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो प्रोडक्शन से नीचे के एनवायरनमेंट्स हैं। तो QA1 का एनवायरनमेंट है, SIT का, PT का। अब ये जो
QA टेस्टर होता था वो QA1 के एनवायरनमेंट में जब इनका डेवलपमेंट हो जाता था तब वो ऑप्स वाला जो बंदा है वो बिल्ड क्रिएट करता था, इनके QA में डिप्लॉय करता था राइट। तो QA एनवायरनमेंट में जो टेस्टर होते थे वो टेस्ट करते थे, और अगर उनका टेस्ट फेल कर गया, जो पैरामीटर्स उसके हिसाब से नहीं हुआ, तो वो वापस डेवलपर को भेज देते भैया पता नहीं ये काम नहीं कर रहा है, इसको चेक करो। तब जाके डेवलपर जो है फिर से उस पर काम करता था, फिर से उसके फिक्सेस जो होते हैं, बग फिक्सेस, हॉट फिक्सेस, हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बग फिक्स, व्हाट इज हॉट फिक्स, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, व्हाट इज सिमेंटिक वर्जनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड इन डेवऑप्स राइट। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम में फिर से वो डालता है, ये साइकिल चलता है। तो जो ऑप्स का बंदा है वो लोअर एनवायरनमेंट को सारा कुछ मैनेज करता है। हम डेवऑप्स में हमेशा लोअर एनवायरनमेंट की बात करेंगे। डेवऑप्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में सारी चीजें जब टेस्ट वेस्ट हो जाती हैं उसके बाद जाती हैं, तब प्रोडक्शन सपोर्ट होता है जो डिप्लॉय करता है। हालांकि आज की डेट में डेवऑप्स ही प्रोडक्शन में भी डिप्लॉयमेंट करता है। तो डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट का साइकिल कंप्लीट हुआ, प्रोडक्शन में सारी चीजें चली गई, प्रोडक्शन में हमारा डिप्लॉयमेंट हो गया। ये ट्रेडिशनल वर्कफ्लो है जिसमें बहुत सारे लोग चाहिए होते थे। इसी चीज को ऑटोमेट करके एक बंदा आया जिसको बोला डेवऑप्स। डेवऑप्स क्या कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म भी सारे खुद ही मैनेज कर रहा है राइट, सारे प्लेटफॉर्म खुद ही मैनेज कर रहा है, और बिल्ड वगैरह भी वही कर रहा है, डिप्लॉयमेंट भी वही कर रहा है। तो जो काम पहले यहाँ ऑप्स का बंदा करता था कि वो क्रिएट करता था बिल्ड और डिप्लॉयमेंट अलग अलग राइट, और टेस्ट, इन तीनों प्रोसेस को मिला दिया गया और एक इंजीनियर बनाया गया, एक प्रोसेस, एक प्रैक्टिस बनाई गई डेवऑप्स, और उसमें बोला गया कि ये चीजें अलग अलग हम मैनुअल नहीं करेंगे, हम सारी चीजों को ऑटोमेट कर देंगे। और यहीं पे आता है मेनली कंटिन्यूअसली, कि आप कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन करते रहो, कंटिन्यूअसली टेस्ट करते रहो, कंटिन्यूअसली डिप्लॉय करते रहो राइट। तो CI, CT, CD सारा कुछ यहीं पे आ गया। तो यहीं से डेवऑप्स आया, और डेवऑप्स में अब ये सारी चीजें अपने आप ऐसे नहीं हो सकती, जहां कहीं पे भी ऑटोमेशन की बात आएगी तो कुछ टूल्स होंगे। तो डेवऑप्स में प्रैक्टिस में बहुत सारे टूल्स होते हैं, डेवऑप्स की प्रैक्टिस में बहुत सारे टूल्स होते हैं। अब जरा बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग खुल के डेवऑप्स की, बहुत सारे टूल्स की, कौन कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे पहला जो टूल है उसमें जहां पे कोड मैनेज किया जाता है, चाहे वो डेवलपर मैनेज करे या डेवऑप्स पर्सन भी कोड को मैनेज करते हैं आजकल, एज अ कोड का कंसेप्ट है इसलिए, तो हमें एक SCM सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। दूसरा फिर हमें क्या चाहिए होता है, एक आर्टिफैक्ट्री चाहिए होता है। आर्टिफैक्ट्री क्या होती है, सब लोग जानते हैं ना आर्टिफैक्ट्री ना। इसमें से कहीं पे भी अगर कोई सा भी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आता है या उसके बारे में डिटेल में जानना है या और थोड़ा सा ज्यादा जानना है तो मुझे जरूर बताइएगा, एक्सप्लेन मैं उसको करूंगा आपको, ठीक है, तो डोंट वरी। सोर्स को I don't have idea. यू डोंट हैव आइडिया ऑन विच वन, SCM और आर्टिफैक्ट्री? Artifact. आर्टिफैक्ट, ओके वेरी गुड। रवि आपका क्या डाउट है आर्टिफैक्ट्री का? हाँ सर, मेरा भी है आर्टिफैक्ट्स। वेरी गुड, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा आर्टिफैक्ट्री की, हालांकि इसका आगे और डिटेल भी आएगा, अभी हाई लेवल थोड़ा सा समझ लेते हैं राइट। क्या होता है जब आप अपना कोड डेवलप करते हैं ना, तो जैसे मान लो आप जावा में कोड लिख रहे हो, तो अगर आप जावा में अपना कोड लिख रहे हो तो जावा में कोड लिखने के बाद जब आप उसे बिल्ड करोगे तो फाइनल आउटकम कोड का क्या होगा। जावा का कोड डायरेक्ट तो आप नहीं रन करते, जावा में जब आप कोड लिखते हो तो उसमें फाइनल आउटकम होता है जार फाइल या वार फाइल, करेक्ट, या तो जार फाइल या वार फाइल जावा का प्रोग्राम का आउटकम होगा राइट। जावा में आप लोगों ने थोड़ी बहुत जावा की अंडरस्टैंडिंग है हल्की फुल्की, हाउ जावा में काम कैसे होता है हल्की फुल्की राइट, कोई जिसको नहीं है बिल्कुल भी? नहीं है। ओके नहीं है सर। नो प्रॉब्लम। मान लो पाइथन में, किसी भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होगी आपको राइट। तो आदर्श, पुनीत किस में अंडरस्टैंडिंग है आपको, कोई भी लैंग्वेज? थोड़ा बहुत सी पढ़ी थी मैंने। थोड़ा बहुत सी पढ़ी, चलो मान लो सी की बात करते हैं। आप सी में कोड लिखते हो लेकिन उस कोड को डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो क्या? नो राइट। तो जब आप कोड को करते क्या हो, आप कोड को, चाहे जावा हो, सेम कंसेप्ट है सबके लिए भाई लोग, ठीक है, सेम कंसेप्ट है। यू हैव कोड को आप क्या करते हो, कंपाइल करते हो, और जब आप उसको कंपाइल करोगे तो उसका एक आउटपुट बनेगा, exe फाइल बनती है सी में, सी प्लस। आप उस सी फाइल, उस फाइनल फाइल को जो
फाइनल आउटपुट बन गया, नाउ यू कैन एग्जीक्यूट दैट। और जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो कोड लिखा था वो फंक्शनलिटी अब जो इसमें बाइनरी में है, इसको जब एग्जीक्यूट करोगे तो वो प्रोग्राम रन कर जाएगा, उसको हम बोलते हैं बाइनरी। करेक्ट? Okay. बाइनरी। तो बाइनरी एंड कंटेनर। कंटेनर आप सबको थोड़ा थोड़ा पता है? एनीवन? डॉकर थोड़ा थोड़ा, कंटेनर डॉकर थोड़ा बहुत पता है सबको ना? यस है ना? वेरी गुड, सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स हैं, राइट? बहुत ज्यादा बेसिक्स हैं। अब हम लोग कंटेनर नहीं पढ़ सकते अनफॉर्चुनेटली। तो बाइनरी और कंटेनर ये दोनों है ना, एक्चुअली ये आउटकम होते हैं। जब भी आपने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, फॉर एग्जांपल पाइथन में आकर आपने कोई सॉफ्टवेयर लिखा, अब पाइथन में चीजें कंपाइल होकर कोई आउटकम नहीं बनता है ना। नोड जेएस में अगर आपने कोई चीज लिखा तो नोड जेएस में आप npm से बिल्ड करोगे तो वो बिल्ड होके एक बिल्ड फोल्डर या डिस्ट फोल्डर बनता है, उसके अंदर सारे जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS रहते हैं। आप केवल उसको उठा के कहीं वेब सर्वर पे चलाओगे तो आपका वेब एप्लीकेशन फ्रंट एंड चल जाएगा। ठीक है? तो इसको हम क्या, सोनी यू हैव अंडरस्टैंडिंग इन npm? आपने किस में काम किया है? No, actually, not npm and all, but I know like अगर कोई कोड है तो वो obviously कोई स्क्रिप्ट भी है तो वो भी एक .sh फाइल में ही होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। So तो I जब got it. जब आप मान लीजिए कि जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, एक देखो दो तरह के आर्टिफैक्ट्स होते हैं। पहला आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्टरी और आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिफैक्ट का मतलब होता है एविडेंस, आउटकम। जब आपने कोड लिखा तो जैसा अभी आपने बोला सोनी की सेल स्क्रिप्ट, एक बेसिक एग्जांपल सेल स्क्रिप्ट, या तो Okay. व्हाट इज आर्टिफैक्ट? आर्टिफैक्ट का मतलब होता है कंपाइल्ड वर्जन ऑफ योर कोड, या तो फिर ऐसा कोड जो कंपाइल्ड नहीं बल्कि डायरेक्ट इंटरप्रेट होगा, राइट? ऐसा। तो जो आर्टिफैक्ट में जैसे एक .sh फाइल है या .py फाइल है, ये दोनों के साथ यही चीज है, दोनों ही स्क्रिप्टिंग है, राइट? मोस्टली, बट पाइथन इज अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाई। लेकिन sh फाइल अगर है तो आप sh फाइल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हो, py फाइल को डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हो। sh के फाइल के लिए आपके पास शेल होना जरूरी है, बैश या zsh या कोई भी। py फाइल के लिए पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है, राइट? तो और दूसरे टाइप के क्या होते हैं, दूसरे टाइप के आर्टिफैक्ट्स? दूसरे टाइप के आर्टिफैक्ट्स होते हैं जैसे जावा, जैसे जावा। अब जावा में क्या होता है कि प्रोग्राम हम लिखते हैं डॉट जावा में, लेकिन उसको कंपाइल करते हैं, राइट? और सी प्लस प्लस। तो इनमें क्या होता है, जब स्क्रिप्ट जो होती है ना, कोड हमारा, उसको जब हम कंपाइल करते हैं तो एक फाइनल बाइनरी बनती है। इसमें बनती है बाइनरी, बाइनरी इसमें बनती है। तो इस तरह के प्रोग्राम में जिसमें एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी बनती है, चाहे वो जार फाइल हो, एग्जाम्पल जार, वार, exe, ये जो बनती हैं, राइट? इनको हम बोलते हैं कि ये बाइनरी हैं, बाइनरी फाइल बनती हैं कंपाइल करने के बाद एज अ प्रोडक्ट। उन बाइनरी फाइल को, वो कंपाइल्ड प्रोग्राम होते हैं, उनको आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करोगे, आपको फंक्शन मिल जाएगा, तो कोड आपको जानने की जरूरत ही नहीं। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जिसके केस में आपको कोड जानना जरूरी होता है, उनको आप बाइनरी नहीं बोलते हो, वो होती है नॉन बाइनरी। लेकिन हमें नॉन बाइनरी को भी एग्जीक्यूट तो करना ही होता है, जैसे पाइथन हो गया या नोड जेएस हो गया, रिएक्ट जेएस, राइट? तो उनको हम क्या करते हैं, हम उनको भी पैकेज करके एक बाइनरी बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर इमेज, राइट? पाइथन लिखा, पाइथन को आप एक कंटेनर में, डॉकर कंटेनर में आपने पैकेज कर दिया, एक कंटेनर की इमेज बन गई। अब वो जो इमेज आपकी बन, सुनिएगा, जो कंटेनर इमेज है उसके मल्टीपल वर्जन होने जरूरी हैं, राइट? आर्टिफैक्ट कोई भी हो, आर्टिफैक्ट का वर्जन होना जरूरी है, जैसे कोड का वर्जन होना जरूरी है। कोड, जो आप कोड लिख रहे हैं उसमें आपने कितने पुश किए, कमिट किए, उसका जैसे वर्जन होना जरूरी होता है, वैसे ही आर्टिफैक्ट का भी वर्जन होना जरूरी होता है।
तो कोड में जैसे होते हैं कमिट आईडी, एक एक कमिट के अलग अलग वर्जन बनते हैं, राइट, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम में, वैसे ही आर्टिफैक्ट में भी वर्जन होना चाहिए। तो जार फाइल जो होते हैं उसके स्नैपशॉट वर्जन बनते हैं, रिलीज वर्जन बनते हैं। जावा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जावा का बिल्ड पढ़ेंगे, क्योंकि जावा बहुत ही स्टैंडर्ड है एंटरप्राइज में। डेवॉप्स में आपको मावेन के बारे में, जावा के बारे में और जावा से रिलेटेड पाइपलाइन के बारे में, फिर नोड जेएस के बारे में, उनकी पाइपलाइन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, साथ ही पाइथन के बारे में, राइट। तो तीनों ये जो है इंडस्ट्री में लीडिंग है, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो वर्जन होना चाहिए कोड भी, कोड का तो वर्जनिंग होती ही है गिट के थ्रू, लेकिन आर्टिफैक्ट जो होते हैं जो कोड को कंपाइल करने के बाद बनते हैं, राइट, उनका भी वर्जन कंट्रोल होना जरूरी है। तो जो बाइनरी होती हैं उनका भी वर्जन होता है, और जो कंटेनर इमेज होती है भाई लोग, इनका भी वर्जन होता है, जिनको हम कंटेनर टैग बोलते हैं, इनका भी वर्जन होता है। तो इनको, जैसे कोड है, कोड का वर्जन हुआ, तो कोड के वर्जन को हम लोग कहां स्टोर करते हैं? गिट में, गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, गिट्टी, राइट, बहुत सारे ऐसे हैं, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे हम कोड को स्टोर करते हैं। तो हमें ऐसा लोकेशन चाहिए जहां पे वर्जन्ड कोड को हम लोग स्टोर कर सकें, ताकि कई सारे लोग, और स्टोर क्यों करते हैं? ताकि सेंट्रलाइज लोकेशन हो जहां से कई सारे डेवलपर्स काम कर सकें एक साथ, है ना, और कभी भी एक कोड का वर्जन डिप्लॉय कर सकें और उसमें कोड को एक कंडीशन पे लॉक कर देना, ताकि वहां तक की प्रोग्रेस को लॉक कर दिया, अब कभी भी उसके बाद का प्रोग्रेस फिर मेरा डेल्टा होगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं वर्जन। अब वो वर्जन वाली चीजों को, सोर्स कोड को हम गिट में स्टोर करते हैं। तो वैसे ही भाई लोग, ये जो बाइनरीज होती हैं, चाहे वो नॉन बाइनरी हो यानी कंटेनर इमेज हो, या वो बाइनरी इमेज हो यानी जार फाइल हो, वार फाइल हो, व्हील पैकेज हो, नोड जेएस के पैकेज हो, इन सभी को हम लोग कहां पे स्टोर करते हैं? इन सभी को भी वर्जन कंट्रोल करते हैं, और इनको स्टोर करने के लिए एक जगह की जरूरत होती है, और उसी जगह को हम लोग बोलते हैं आर्टिफैक्टरी। यानी जो कंपाइल्ड किए हुए EXE, जार, वार, ये सब हैं, या कंटेनर इमेज है, राइट, कंटेनराइज्ड इमेज, ये सारे ही क्या हैं? आर्टिफैक्ट्स हैं। और इन आर्टिफैक्ट्स को, वेयर वी स्टोर दोज आर्टिफैक्ट्स, वी कॉल्ड दैट लोकेशन एज आर्टिफैक्टरी। Artifactory is a location where binary and container images can be stored. ठीक, तो ऐसे में ये भी क्या है? इसका मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर होगा तभी तो हम स्टोर कर पाएंगे। तो पहला जो डेवऑप्स का सेक्शन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, कितने तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है? तो एक तो है सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है आर्टिफैक्टरी, कि आपके पास, आपने पहले सोर्स कोड किया जब, तब फिर बाइनरी बनाया, उसको आपने स्टोर कर दिया वर्जन कंट्रोल करके, वो आर्टिफैक्टरी में जाके स्टोर हो गई। अब आप उस आर्टिफैक्टरी से उस कोड को लेके फिर करते हैं क्या? बिल्ड। तो फिर उसके बाद आपका तीसरा स्टेप आता है क्या? बिल्ड। अब बिल्ड आप बाइनरी को लेके कंटेनर इमेज में कर सकते हो, या कोड को डायरेक्ट सोर्स कोड से लेके कंटेनर इमेज में बिल्ड कर सकते हो, राइट। बट आप बिल्ड करते हो। बिल्ड में आप जावा को भी डायरेक्ट बिल्ड कर, मतलब बाइनरी बिल्ड करना, या बाइनरी को कंटेनर में बिल्ड करना, या सोर्स को कंटेनर में बिल्ड करना। बिल्ड इज अ प्रोसेस जहां पे हम कोड को बिल्ड करके कुछ ले आते हैं, राइट, वो। फिर चौथा होता है डिप्लॉयमेंट। इन बिटवीन भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये होता है डिप्लॉयमेंट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, और इसके भी पहले हम लोग क्या एक चीज कर सकते हैं? टेस्ट। तो आपका कोड जो है वो लिखा गया, उसको टेस्ट भी करना होता है, तो उसको हम टेस्ट बोल सकते हैं, राइट। तो डिप्लॉयमेंट जो होता है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम किसी अपने कोड को, अपनी बाइनरी को या कंटेनर इमेज को हम किसी प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करेंगे, जो भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म है वहां पे डिप्लॉय करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को, अब यहाँ पे आइए हम लोग जरा देखते हैं। एक चीज इसके पहले जो होती है वो होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग भी होती है ना, कोई भी कोड आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का स्टार्ट करेंगे तो पहले प्लानिंग भी तो करेंगे। तो देखो, प्लानिंग के लिए हम अजाइल में काम करते हैं। आई विल टेल यू कि अजाइल और वाटरफॉल क्या होता है आगे। एजाइल में काम करते हैं,
और एजाइल में अगर हम काम करते हैं तो हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आप लोग जानते हैं पीआई प्लानिंग। आप में से कितने लोग एजाइल प्रैक्टिशनर हैं? कितने लोग एजाइल में काम करते हैं? या कोई नहीं करता है एजाइल में? ऐसा कोई है क्या? एनीवन? हाँ, रवि? मुझे आइडिया नहीं है। ओके, पुनीत आपको भी आइडिया नहीं? मेरे को भी आइडिया नहीं है सर। ओके, एजाइल का, राइट? ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लोग समझेंगे उसको। तो प्लानिंग जो होती है भाई लोग, किसी ये एक्चुअली एजाइल आगे बताऊंगा मैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ट्रैक करने के लिए, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम एजाइल बोलते हैं। आपको इसके बारे में डिटेल अभी पता चलेगा। तो प्लानिंग हम लोग करते हैं एजाइल मेथड की या वाटरफॉल मेथड की, उसके लिए भी हमें सॉफ्टवेयर या टूल चाहिए होता है। अब ये सारे हो गए आपको 6 प्रोसेस मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के। अब इसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए हमें हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग टूल चाहिए। बहुत फोकस्ड होकर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। जब हम लोग प्लानिंग करते हैं अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जैसे जीरा। जीरा आप लोगों ने नाम सुना होगा, राइट? एटलासियन टूल है एटलासियन जीरा। जीरा में हम लोग अपने कोड की, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग करते हैं। तो जीरा में बहुत सारे एजाइल होता है या कैनबैन होता है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम ट्रैकिंग करते हैं, मेनली कैनबैन एंड एजाइल बोर्ड। तो जीरा इज अ सॉफ्टवेयर, और ऐसे ही और बहुत सारे भी टूल्स होते हैं, बट मेजर जो सारी कंपनीज यूज करती हैं एटलासियन का जीरा जरूर यूज करती है। सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये भी एक टूल है। इसको मैनेज करने के लिए टूल की जरूरत होती है या सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। देखो कितने सॉफ्टवेयर डेवऑप्स में हम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से एसोसिएटेड कितने टूल्स की जरूरत पड़ती है, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास बहुत सारे हैं, गिटहब, गिटलैब, गिट्टी और बहुत सारे हैं, राइट? बिटबकेट। आर्टिफैक्ट्री जो है ना, आर्टिफैक्ट्री जहां पे आप बाइनरी स्टोर कर सकते हो, कंटेनर इमेज वगैरह स्टोर कर सकते हो, उन्हें हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट्री। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आर्टिफैक्ट्री सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे एनीवन हैज एनी एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट्री के किसी सॉफ्टवेयर का जहां पे हम लोग अपने आर्टिफैक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं? किसी को कोई नाम दिमाग में आ रहा है? S3 नहीं, S3 तो स्टोरेज हो गया। जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री नाम सुना है आप लोगों ने? सोनाटाइप नेक्सस, ये दो। जी, तो जेफ्रॉग ज्यादा मतलब वाइडली यूज होता है, वाइडली यूज फेमस होता है, है। फेमस है इंटरप्राइज में। सोनाटाइप नेक्सस ये भी है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कंटेनर स्टोर जो हम करते हैं उसके लिए भी बहुत सारे टूल्स होते हैं कंटेनर को स्टोर करने के लिए। इन दोनों में भी कंटेनर स्टोर हो जाते हैं, कंटेनर इमेजेस बाय द वे। बट उसके अलावा जैसे हार्बर, VMware का हार्बर सॉफ्टवेयर आता है। मैं अभी ऐसे सारे सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ जिनको आप खुद डिप्लॉय कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो और फिर इनका इस्तेमाल कर सकते हो अपने आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करने के लिए। जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, सोनाटाइप, VMware हार्बर। तो इन सब में जो जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री या सोनाटाइप नेक्सस है, इसमें क्या होता है कि आप अपना Node.js के पैकेजेस को आप npm publish कमांड से डाल सकते हो, जावा जार फाइल को आप maven publish डिप्लॉय करके डाल सकते हो, या आपके पास कोई गो लैंग्वेज की है, राइट, या ब्राउन है या कैसे भी हैं, वो सारे रूबीज वगैरह के सारे रेल्स वगैरह सब कुछ इसमें आप पब्लिश कर सकते हो। वर्जन कंट्रोल यानी क्या, वही आर्टिफैक्ट जो मैंने बताया, वो आर्टिफैक्ट्स को आप पब्लिश कर सकते हो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स में। जैसे गिट के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर है कोड को पब्लिश करने के लिए, कोड को स्टोर करने के लिए, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल, उसके लिए गिटहब, गिटलैब, गिट्टी, बिटबकेट है। वैसे ही आर्टिफैक्ट्री सॉफ्टवेयर होते हैं जो आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करते हैं, और आर्टिफैक्ट्री सॉफ्टवेयर में जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, सोनाटाइप नेक्सस, VMware हार्बर और बहुत सारे टूल्स होते हैं। उसके बाद आता है फिर बिल्ड।
बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट, ये तीन के तीनों चीजें एक टूल स्टैक से मैनेज हो सकती हैं। हालांकि टेस्टिंग के लिए बहुत क्यूए टेस्टिंग के लिए और सॉफ्टवेयर आते हैं लाइक सेलेनियम, राइट। टेस्टिंग में मैं आगे बताऊंगा कितने तरह की टेस्टिंग होती है, डेवऑप्स में टेस्टिंग भी है बहुत वाइड। अभी मैं हाई लेवल बता रहा हूँ, अभी इन्हीं सब के ऊपर हम बहुत डिटेल में जाएंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको एसडीएलसी क्या होती है और डेवऑप्स प्रैक्टिसेस में हम किन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, क्या जानते हैं। तो टेस्टिंग जो होती है वो फंक्शनल नॉन फंक्शनल दो तरह की टेस्टिंग होती है, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ये भी क्या होती है इनके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो फंक्शनल टेस्टिंग होती है ये होती है जैसे सेलेनियम। सेलेनियम एक टूल है, राइट। कुकम्बर फ्रेमवर्क के थ्रू सेलेनियम में फंक्शनल टेस्टिंग किया जाता है। वैसे ही नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है जैसे जे यूनिट, जावा का यूनिट टेस्ट किस केसेस लिखे जाते हैं, इंटीग्रेशन टेस्ट दोनों ही जे यूनिट में लिखे जाते हैं, राइट। तो ये हो गया जे यूनिट हो गया नॉन फंक्शनल टेस्ट। इसके अलावा परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी होती है, एप्लीकेशन मेरा कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए परफॉर्मेंस टेस्टर भी होती है जैसे जे मीटर, ठीक है। और लोड टेस्टिंग भी होती है कि आपने सॉफ्टवेयर को बना लिया, देखो सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि बन गया तो बस सीधा जाके डिप्लॉय कर दो। प्रोडक्शन में जाने के पहले आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली डेवलप्ड, वर्जन कंट्रोल, ऑडिटेबल, प्रॉपरली टेस्टेड होना चाहिए। और टेस्टिंग में बहुत सारी चीजें होती है, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग। तो लोड की टेस्टिंग भी हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे जिसको हम डेवलप करते हैं उसको करते हैं, राइट। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे लोड टेस्टिंग के लिए लोकस है, जे मीटर से भी लोड टेस्टिंग हो जाती है। लोकस काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे आप जीयूआई में, वेब में आराम से लोड के दे के उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। तो टेस्टिंग होता है, फिर डिप्लॉयमेंट और बिल्ड, इन दोनों के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम बेसिकली CI/CD बोलते हैं, CI/CD सॉफ्टवेयर। ये CI/CD इज अ बैकबोन ऑफ डेवऑप्स प्रोसेस। रीढ़ की हड्डी जैसे इंसान को चलने के लिए जरूरी होती है, वैसे ही जब कभी भी डेवऑप्स का नाम लिया जाता है तो CI/CD जरूर होता है। और CI/CD एक प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूअसली आप कोड लिख रहे हैं, आपका ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो रहा है, और ये टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ साथ में चलता चल रहा है, आर्टिफैक्टरी सब कुछ। तो वन क्लिक आपने किया, टक 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 सारी चीजें चलती चली जा रही। इसी को बोलते हैं CI/CD पाइपलाइन। जैसे पाइपलाइन का मतलब क्या होता है, पाइपलाइन वर्ड बना इसी से है कि एक पाइप है, पानी आपने इधर से डाला, वो धीरे धीरे इधर से होकर इधर निकल ही जाएगा, उसको बोलते हैं पाइपलाइन। मतलब प्रोसेस आपने इनिशिएट किया एक जगह से, उसके बाद फाइनल आउटकम एक जगह से निकल गया, तो इसको बोलते हैं पाइपलाइन। तो CI/CD इज अ टूल, CI/CD इज अ प्रोसेस। लेकिन CI/CD करते कहाँ है, उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। तो CI/CD के लिए दुनिया में बहुत सॉफ्टवेयर हैं ऑनेस्टली। सबसे पहले जो आप लोगों ने अभी नाम दिया जेनकिंस, आप में से 2-3 लोगों ने जेनकिंस पे काम किया है। जेनकिंस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें CI/CD कर सकते हैं। ये प्रोसेस कि आप सोर्स कोड मैनेजमेंट लीजिए, फिर कोड को लेकर आर्टिफैक्टरी बिल्ड कीजिए, फिर पब्लिश कीजिए, फिर ये सारा काम हम लोग CI/CD सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो CI/CD सॉफ्टवेयर में हमें जरूरत पड़ती है जैसे जेनकिंस हो गया, सर्कल CI हो गया, राइट, बैम्बू हो गया, राइट, टीम सिटी हो गया, राइट, गिटलैब CI हो गया, गिटहब एक्शंस हो गया, राइट। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी CI/CD आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। इनमें से ज्यादातर सारे सॉफ्टवेयर्स अपने पास आप इंस्टॉल कर सकते हो और फिर इसको रन कर सकते हो। तो CI/CD सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, होस्टेड और SaaS। बताने की जरूरत नहीं है, होस्टेड वो सॉफ्टवेयर है जिनको आप अपने यहाँ इंस्टॉल कर सकते हो। SaaS वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैनेज्ड है, आप उनमें जाके अपना अकाउंट बना के यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक सो फार सो गुड। किसी को भी इसमें से किसी भी चीज को समझने में दिक्कत आई हो या आपको उसके बारे में और समझना है या जानना है, हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग है, एक एक करके सारे कंपोनेंट में हम लोग धीरे धीरे जाएंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, यही हमें पूरा कवर करना है। तो सर पहले अपन डिप्लॉयमेंट एक एक करके करेंगे, लाइक SCM, आर्टिफैक्ट, बिल्ड, फिर उसको हाँ सेकंड स्टेप में वन शॉट में करेंगे। ये प्रैक्टिस फॉलो करेंगे आगे अब, हाँ, हम या लोग पहले स्टार्टिंग से? स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग चलेंगे अजाइल प्लानिंग में, सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कैसे होती है। डेवऑप्स का पूरा प्रोसेस हम लोग शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एजाइल प्लानिंग कैसे करेंगे, एजाइल होती क्या है, वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर एजाइल क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, और
एजाइल से ही डेवऑप्स आता है, तो क्यों आता है? फिर प्लानिंग कैसे करते हैं, टिकट्स हम लोग जो फिर हम लोग बोर्ड की बात करेंगे, जैसे जीरा है वहाँ पे पीआई प्लानिंग क्या होती है, स्क्रम क्या होते हैं, राइट, बैकलॉग क्या होता है, बैकलॉग रिफाइनमेंट क्या होता है, बोर्ड पे कैनबन बोर्ड क्या होता है, स्टोरीज क्या होती है, टास्क क्या होती है, एपिक्स क्या होती है, राइट, इन सब के बारे में थोड़ा सा एजाइल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे एजाइल की चीजें मैनेज करते हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम गिट के बारे में पढ़ेंगे, और अजूर डेवऑप्स में उसका क्या रिलेवेंट टूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे बिल्ड कैसे करते हैं, फिर हम लोग CI/CD पाइपलाइन के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफैक्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो धीरे धीरे करके फिर हम लोग सारी चीजें एक एक करके पढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे डॉट डॉट करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मेक सेंस? यस सर, परफेक्ट। रवि? यस सर, जैसे एज्योर बोर्ड है और ये जीरा है, तो क्या दोनों पढ़ेंगे या फिर इसे कुछ नहीं, हम सिमिलर? सिर्फ अजूर की चीजें पढ़ेंगे। बट जीरा फिर क्या है? जीरा भी सेम टूल है? सॉफ्टवेयर है, प्लानिंग? जैसे हाँ मैंने तो एग्जांपल इसीलिए दिया, जैसे SCM का मैंने एग्जांपल दिया, तो मैंने बोला आप गिटहब भी है, उसमें भी सोर्स कोड मैनेजमेंट कर सकते हो सेम तरीके से, गिटलैब में भी, गिट्टी में भी, बिटबग, वैसे ही जो प्लानिंग होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लानिंग, उसको भी आप अलग अलग टूल में, जीरा में भी कर सकते हो सेम तरीके से, नहीं, टर्मिनोलॉजी सेम। कॉन्सेप्ट सेम नहीं, मतलब कि आपका कह रहा है स्ट्रक्चर सेम होगा, यही कह रहे हैं यस, आप? हाँ, उसका और इसका ठीक है, कई जगह कई यस, ऑर्गेनाइजेशन में जीरा चल रहा होगा, कई ऑर्गेनाइजेशन में आपका अजूर अज्योर बोर्ड चल रहा होगा। बोर्ड चल रहा होगा। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यही कि किस ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज चल रही है कैसे, और हम लोग उसी को एक एक करके पढ़ते चलेंगे, कंपेयर करते चलेंगे। बट अजूर हम लोग यहाँ पे अजूर डेवऑप्स का टूल यूज करेंगे, तो अजूर डेवऑप्स हमारे पास अजूर बोर्ड है, तो अजूर बोर्ड में कैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट और कैसे डिलीवरी करते हैं, वो हम लोग यहाँ से, ठीक है। फिर वैसे ही जैसे CI/CD पाइपलाइन में आप जेनकिंस में भी वही चीज होती है, सर्कल CI, बैम्बू, टीम सिटी, सब में भी वही चीज होती है, राइट। लेकिन हम लोग किस में पढ़ेंगे? अजूर पाइपलाइन में, अजूर पाइपलाइन में चीजें कैसे होती है, ठीक है। तो अजूर डेवऑप्स का टूल स्टैक, और कहीं पे भी हम लोग आराम से बिल्कुल कंपेयर भी करते चलेंगे, सो डोंट वरी, अगर आप पहले से किसी टूल को पढ़ के भी आए हो तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं सर होनी चाहिए। बाकी जो ये आपने जो इंडिपेंडेंट जो वो सॉफ्टवेयर जो किया है, ये सारे क्या लाइनक्स बेस होता है या विंडो बेस होता है ये? जैसे नहीं, इनको सेलेनियम हो आप गया, किसी जेंकिन? पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो ओके। सॉफ्टवेयर है ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर को OS चाहिए, तो OS कोई सा भी हो, अच्छा लाइनक्स पे अच्छा। भी इंस्टॉल होता है, जैसे जेनकिंस आप लाइनक्स पे भी इंस्टॉल करते हो ना, ठीक है। विंडोज पे भी। तो वैसे ही ये जो सॉफ्टवेयर हैं, सेलेनियम, JUnit, JMeter, लोकस, इन सबको भी आप विंडोज पे, लाइनक्स पे भी कर सकते हो। ओके ओके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, डेवऑप्स की चीजों को प्लेटफॉर्म OS से नहीं जोड़ते कभी, ओके ओके। ठीक है। ओके, सो ये हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग थी। आदर्श, आपका क्या क्वेश्चन है प्लीज? सर एक क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने STL से डिस्कस करा, ठीक, तो इसमें डेवऑप्स का पर्टिकुलर रोल स्टार्ट कहाँ से होता है? लाइक व्हाट आई रीड फ्रॉम अदर सोर्सेस, लाइक जैसे प्लानिंग, डिफाइनिंग एंड डिजाइनिंग, इसके बाद डेवऑप्स की एंट्री होती है, लाइक इन ऑटोमेटिंग द बिल्डिंग्स एंड टेस्टिंग एंड करेक्ट, डिप्लॉयमेंट। यू आर राइट। सो डेवऑप्स की एंट्री होती है जहां पे कोड रेडी, कोड कमिट हो गया, कोड सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम में, अब यहां से डेवऑप्स की एंट्री शुरू। ओके, बट PI प्लानिंग जो होती है, या प्रोजेक्ट की प्लानिंग, एजाइल, ये तो सबके लिए सेम है, तो सबको जानना जरूरी होता है, बिकॉज अगर डेवऑप्स उसे नहीं जाना, हालांकि डेवऑप्स का उतना रोल उसमें होता नहीं है, मेजरली डेवऑप्स का रोल होता है सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम को डिटेल में जानना, आर्टिफैक्ट्स को डिटेल में जानना, CI/CD प्लानिंग हर एस्पेक्ट से जानना, इनके बारे में, कुबरनेटिस, कंटेनराइजेशन, बिल्ड कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे, उनके बारे में, टूल्स के बारे में, राइट। इवन टेस्टिंग के बारे में भी जानने की उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि QA टेस्टर्स का रोल अलग होता है अभी भी। बट स्टिल डेवऑप्स को सारी चीजें इंटीग्रेट करनी है, तो उसको सबके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ओके, गॉट, थैंक यू। ओके, सो स्लाइड पे अगर हम चलें, तो इसके जस्ट बाद हम लोग समझने वाले हैं कि मोनोलिथिक सर्विसेज क्या होती हैं और माइक्रो सर्विसेज क्या होती है। सॉफ्टवेयर हमको समझ में आया कि सॉफ्टवेयर वो है जो आप कोड में आपने लिख दिया, और लिखने के बाद आपने कोड में पुश कर दिया। आज थोड़ी सी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो रही है,
कहीं पे भी अगर आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो आप बोल दीजिएगा, वी कैन स्टॉप। आई नो दिस इज, ये आज का सेशन है, हालांकि भी हमने बहुत ज़्यादा कवर किया नहीं है, बहुत बेसिक्स है, बहुत ही ज़्यादा, और जितना कुछ भी किया है ये हाई लेवल ओवरव्यू है। हम इन्हीं के बारे में बहुत डिटेल में धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज SDLC, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोसेस क्या है, डेवऑप्स का रोल कहाँ होता है, राइट। डेवऑप्स इज यूजुअली अ ग्लू। मैं अक्सर जब डिफिनीशन देता हूँ डेवऑप्स का तो बोलता हूँ कि डेवऑप्स इज अ ग्लू, एक ग्लू है बिटवीन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, यानी प्लेटफॉर्म जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस है, बिल्ड प्रोसेस है, ऑपरेशंस वो, और डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर का ऑपरेशंस यानी डिप्लॉयमेंट वगैरह, इन सब के बीच में जो डेवऑप्स है वो ग्लू की तरह काम करता है। डेवऑप्स डेवलपमेंट नहीं करता लेकिन डेवलपमेंट से अलाइंड रहता है। डेवऑप्स प्लेटफॉर्म नहीं बनाता लेकिन प्लेटफॉर्म से अलाइंड रहता है, क्योंकि डेवलपमेंट के बनाए हुए आउटकम को उसे प्लेटफॉर्म के ऊपर डिप्लॉय करना होता है। इन बिटवीन सारी चीजों का जो ऑटोमेशन होता है वो डेवऑप्स करता है। इसीलिए जब कभी भी आप डेवऑप्स का प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स की जानकारी मांगी जाती है। आपको ये आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो लगता है कि यार बाकी लोगों के लिए तो एक एक टूल, दो दो टूल जान लिया। आप जावा डेवलपर को केवल जावा जानने की जरूरत है, राइट। हो सकता है आजकल क्योंकि फुल स्टैक डेवलपमेंट का है, राइट, तो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जानने की जरूरत हो सकती है। थोड़ा सा हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में भी समझेंगे, क्योंकि एज ए डेवऑप्स हमें ये भी जानना जरूरी है कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, API क्या होता है, राइट। इन सब के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है ताकि हम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अपने सॉफ्टवेयर के साथ अलाइन, अपने डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के साथ, बिल्ड प्रोसेस के साथ अलाइंड कर सकें। ओके, सो फार सो गुड। Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं व्हाट इज मोनोलिथिक एंड व्हाट इज माइक्रो सर्विस। एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी, किसी को पहले से पता है मोनोलिथ और माइक्रो सर्विस के बारे में? Like entire database or structure, everything on one single failure server. सिंगल सिस्टम, सिंगल Single मशीन, है system. ना। तो उसे हम Like, मोनो, हाँ जी प्लीज। yes, sir. Like monolith, we can say it's like a big app. Everything is in one piece. Like we can write or deploy or manage everything is together. But in microservices, I believe it's independent of the each piece of work and lots of small separate pieces. And scaling is better in microservices rather than monolithic architecture. Very good. But which one you will prefer and why? Microservices. So it is more pros than monolithic architecture as the scaling is there, and the best, like we are currently learning DevOps and deployment. So deployment, I think, is more beneficial in microservices rather than the monolithic architecture. So you are trying to say that deployment means that patching, upgradation of components, right? Yes, and the deployment thing. Very good. तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझें तो व्हाट इज मोनोलिथ आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, इसका मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आपको एक वर्डप्रेस, आप में से कितने लोगों ने कभी यूज किया है या जानते हैं वर्डप्रेस? लैंप स्टैक, Yeah, WordPress mostly सभी जानते रहेंगे. राइट। एनीबडी हु डोंट नो वर्डप्रेस? आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। नॉर्मल अपना खुद का ब्लॉग या कुछ बनाना है तो उसके लिए देखो, वर्डप्रेस ना PHP की सर्विस है। PHP में लिखा हुआ एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस को नॉर्मली इंस्टॉल करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन विंडोज पे भी इंस्टॉल हो सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग दैट नेम। एक आपको चाहिए अपाचे या एनजिनिक्स एज अ वेब सर्वर। वेब सर्वर चाहिए आपको, वेब सर्वर के ऊपर चलेगा। वेब सर्वर के साथ में कंपाइल करने के लिए, क्योंकि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है सब कुछ, तो कंपाइल करने के लिए PHP प्रोसेस चाहिए, PHP चाहिए। और PHP को जो
वेब सर्वर है अपाचे एनजीनिक्स, जब उसको कनेक्ट करता है तो वो टीसीपी सॉकेट पे कनेक्ट करता है पोर्ट 9000 पे। एक प्रोसेस होता है पीएचपी में जो वेब सर्वर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं फास्ट सीजीआई या एफपीएम, राइट, फास्ट प्रोसेस मैनेजमेंट, एफपीएम, पीएचपी एफपीएम। पीएचपी एफपीएम जो है वो पोर्ट के ऊपर सर्विस चलती है, जो अपाचे होता है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके हम उस पोर्ट से पीएचपी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो और कोड जो होता है पीएचपी का उसको हम डिप्लॉय करते हैं वेब सर्वर का जो डॉक्यूमेंट रूट होता है उसमें। वेब सर्वर नॉर्मली आप सब में ने कभी न कभी कोई न कोई वेबसाइट चलाई होगी, राइट? कोई ऐसा है जिसने कभी कोई वेबसाइट रन ही ना किया हो, इनफैक्ट एचटीएमएल की वेबसाइट भी ना रन की हो? कोई ऐसा है जिसको पता ही नहीं है वेबसाइट होती क्या है? कोई नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बेसिक प्री रिक्विजिट्स है कि आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो अभी देखो क्या है कि जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखो, तो आपके पास एक डेटाबेस होगा MySQL, जैसे पीएचपी का एग्जांपल दे रहा था तो उसमें MySQL, पीएचपी, राइट, और वेब सर्वर यानी अपाचे, 3 कंपोनेंट हैं। तो यानी डेटाबेस, वेब सर्वर और जो उसका पीएचपी प्रोसेस है वो 3 कंपोनेंट। अगर 3 के तीनों कंपोनेंट आपने एक ही वर्चुअल मशीन के अंदर इंस्टॉल किया है या एक ही सर्वर के अंदर रन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे, ये आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन, ये जो है ये मोनोलिथ आर्किटेक्चर है। मोनोलिथ मतलब मोनो मतलब एक ही में, लिथ मतलब जुड़े हुए हों, एक ही में अगर सब जुड़े हुए हैं तो। अब देखो इससे डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स ये हैं कि कल को अगर आपको केवल डाटाबेस सर्वर के पैचिंग करनी पड़े या केवल पीएचपी प्रोसेस की पैचिंग, सिक्योरिटी पैचिंग करनी पड़े, तो पूरा सर्वर डाउन करना पड़ेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की पैचिंग करनी पड़े तब भी आपको पूरे सर्वर के ऊपर इंपैक्ट होगा। यानी हर एक कंपोनेंट इंपैक्टेड होता है, काम चाहे जिस पे करो, यानी इस पे डाउन टाइम बढ़ता है, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको इसे स्केल करना है, स्केलिंग 2 तरह की होती है नॉर्मली, राइट? एवरीवन नोज इट ना? यस सर। यस सर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब मान लो आपका वेब सर्वर, डाटा बेस दोनों एक ही में है। वेब सर्वर और डाटाबेस, बहुत ध्यान से समझना, मैं केवल 2 कंपोनेंट को लेके आपको चैलेंज बताऊंगा मोनोलिथ में क्या होता है। वेब सर्वर और डाटाबेस दोनों एक ही मशीन में चल रहा है, ठीक है? इसमें वर्टिकल स्केलिंग तो पॉसिबल है, जब सीपीयू और मेमोरी ज्यादा आपको जरूरत हो तो आप इसको ऐसे स्केल कर सकते हो, सीपीयू मेमोरी बढ़ाते जा सकते हो, राइट? लेकिन हॉरिजेंटल स्केलिंग यानी अगर एक मशीन है उसकी जगह पे आपने 2 लगा दी, 3 लगा दी, ताकि लोड शेयर हो जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? वेब सर्वर तो मान लो ठीक है चलो, लेकिन डाटाबेस इस पे भी इंस्टॉल, इस पे भी, तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना, क्योंकि डाटाबेस जो है अब ये रेप्लिकेट कैसे करेगा, प्रॉब्लम है। क्योंकि नॉर्मली जब भी हम वर्टिकल स्केलिंग करते हैं तब तो कोई चैलेंज नहीं आता, लेकिन जब हॉरिजेंटल स्केलिंग करते हैं तो हमें एक लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ती है, राइट? अगर किसी को भी इस आर्किटेक्चर को समझने में भी किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होगी तो मुझे पूछिएगा कि सर ये चीज कहाँ से हुआ, कैसे हुआ और क्यों। तो अगर आपके पास कोई यूजर है, तो वो यूजर, उसको एक ही आईपी एड्रेस चाहिए होता है चीजों को एक्सेस करने के लिए, राइट? तो वो जो यूजर है वो ऐसे वो लोड बैलेंसर की आईपी को एक्सेस करता है। अगर एक यूजर के बजाय 2 यूजर, 3 यूजर हों, चाहे जितने यूजर हों, वो सारे यही करते हैं, लोड बैलेंसर की आईपी एक्सेस करते हैं। तो इनके जो रिक्वेस्ट होते हैं वो लोड बैलेंसर को आते हैं, लोड बैलेंसर से वो चीजें इस सर्वर पे इस पे राउंड रॉबिन अपना घूमते हैं। तो रिस्पॉन्स कोई भी देता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने ऐसा वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटल स्केलिंग किया, इसको बोलेंगे हॉरिजेंटल स्केलिंग, क्योंकि लोड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तीनों में। तो इस सिचुएशन में डाटाबेस जो है वो
इन्होंने कोई इंसर्ट किया, कोई स्टेटमेंट, इंसर्ट स्टेटमेंट चलाया, सबमिट किया, मान लो एक फीडबैक फॉर्म है उसमें किसी ने एक्सेस किया, ये वाला से रिक्वेस्ट एक्सेस हुआ, फिर उसने फीडबैक भर के सबमिट किया, इसमें चला गया। अब जब वो फिर से रीड कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट इस पे आ रहा है, तो उसको डाटा नहीं मिला, सबमिट किया था लेकिन मिला नहीं, चैलेंज है। तो डाटाबेस का सिंक्रोनाइज्ड होना या रेप्लिकेटेड होना जरूरी है, और ऐसे में रेप्लिकेशन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, विच इज अ टीडियस जॉब, वेरी टीडियस जॉब, राइट। लेकिन सोचो अगर सिर्फ वेब का कंपोनेंट यहाँ होता, सिर्फ वेब कंपोनेंट, और मैं डेटाबेस को डीकपल कर दूं, डेटाबेस को मैं डीकपल कर दूं कि डेटाबेस एक अलग जगह रहे, तो वेब जो है वो डेटाबेस को कनेक्ट करे ऐसे, ठीक है, सारे ही इसी डेटाबेस को कनेक्ट करें। तो ऐसे में डीकपल हो गया। अब ये स्केलिंग पॉसिबल है आराम से, कल को मैं एक चौथा भी लगाऊं तो कोई टेंशन तो है नहीं मुझे, क्या बोलते हो? हेलो, सही है? Yes. कोई टेंशन नहीं, राइट, क्योंकि वेब तो स्टैटिक है, यहाँ पे स्टैटिक कंपोनेंट है, इसको हम बोलेंगे स्टेटलेस। अभी स्टेटलेस और स्टेटफुल का डिफरेंस भी हम लोग समझेंगे, डोंट वरी। इसको बोलेंगे स्टेटलेस। तो ऐसे में ये स्टेटलेस है, इसमें स्टेट तो है ही नहीं, कोई चेंज तो होता नहीं, इसमें डेटा स्टोर नहीं होता, स्टेट से लेस है। तो ऐसे में लोड बैलेंसर यहाँ पे हम वर्टिकल स्केलिंग बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये तब पॉसिबल हो पाया जब हमने मोनोलिथ आर्किटेक्चर से डीकपल कर दिया कंपोनेंट्स को, जो मोनोलिथ आर्किटेक्चर में एक ही सिस्टम में थे उनको। तो इस डीकपलिंग के बाद ये जो स्ट्रक्चर अभी बन रहा है इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विस, बिकॉज सब कंपोनेंट अलग अलग चल रहे हैं, हर एक कंपोनेंट को अलग अलग स्केल किया जा सकता है, जितने लोड की जरूरत है उसमें हर एक कंपोनेंट को अलग अलग स्केल कर दो, राइट। तो स्लाइड पे वापस अगर चलूं तो यही है कि आपका माइक्रो सर्विस का यूआई का कंपोनेंट आपने अलग रखा, माइक्रो सर्विस का कंपोनेंट राइट अलग रखा, एक उसमें माइक्रो सर्विस फर्दर, इसमें माइक्रो सर्विस अलग, राइट। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में आपके अलग अलग माइक्रो सर्विसेज ढेर सारे हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल आपको बताऊं तो मान लो एक ई कॉमर्स वेबसाइट, इसको और डिटेल में समझते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे शॉप, चेकआउट, शॉपिंग कार्ट, चेकआउट, बिलिंग, राइट, रिकमेंडेशंस जो आते हैं ना, रिकमेंडेशंस वो, राइट, सर्च, पेमेंट गेटवे और प्रोडक्ट कैटलॉग, और बहुत सारी चीजें। तो इतने सारे कंपोनेंट, अब ये सारे कंपोनेंट हम चाहें तो एक ही सॉफ्टवेयर बनाए, एक ही कोड में सब कुछ लिख दें, और क्या अलग अलग कंपोनेंट में इनको लिखें और इनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दें माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में। तो ऐसे में एक बड़ा फायदा आपको मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा फायदा ये, कल को अगर आपको सिर्फ एक फीचर, वेबसाइट पूरी चलती रहेगी, अगर देखो सब एक ही में है और आप किसी एक पे मेंटेनेंस करना है आपको, तो आपको पूरा सर्वर डाउन करना पड़ेगा, सारी सर्विसेज अनअवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको किसी एक पार्ट पे मेंटेनेंस परफॉर्म करना है तो सिर्फ वही फीचर काम नहीं करेगा, बाकी सारा फीचर काम करेगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जैसे ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल भी है जो मैंने भी खुद देखा है, कि वोडाफोन की वेबसाइट, उसमें जहाँ पे आप सेल फोन खरीदते हैं, तो उस सेल फोन खरीदने की वेबसाइट है, मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहां पे एक कंपोनेंट अगर काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन, तो ज्यादा से ज्यादा आप सब कुछ कर पाओगे, वेबसाइट एक्सेस होगी सब कुछ, जब आप बिलिंग चेकआउट करने जा रहे हो तो आपका बिलिंग पेमेंट गेटवे नहीं आ रहा है, सब कुछ कर रहे हो, पेमेंट गेटवे नहीं आ रहा है, आपने ऐड करके भी शॉपिंग कार्ट में चीजें रख ली हैं, आपके लॉगिन में नहीं आ रहा है, यानी एक कंपोनेंट गड़बड़ है केवल, बाकी कंपोनेंट सही है।
तो इस प्रोसेस को जहाँ पे एक कंपोनेंट है सिर्फ और उसके ऊपर आप फीचर इनेबलिंग एनहेंसमेंट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रो सर्विस, जहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट इवन फॉर अ वेबसाइट, गिवन वेबसाइट उसके पार्ट्स अलग अलग रन करें। बहुत बेनिफिशियल होता है ये। एक तो स्केलिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, दूसरा इसमें प्लांट मेंटेनेंस बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं, राइट। इम्पैक्ट इज लेस एंड अप टाइम इज हायर, हायर अप टाइम। आपके जो SLOs हैं, SLAs हैं, वो आप अच्छे से इसमें मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आई होप सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, दैट व्हाट इज मोनोलिथिक एंड व्हाट इज माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे व्हाट इज वाटरफॉल एंड व्हाट इज एजाइल। ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। रिक्वायरमेंट डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीजें, और एजाइल में चीजें कैसे काम करें। हमारा सेशन लगभग 2 घंटे का ही होगा, क्योंकि इसके इमीडिएटली बाद एक और सेशन चलना होता है, तो थोड़ा ब्रेक तो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप सेशन ठीक चल रहा होगा, आप लोगों के फीडबैक्स अच्छे होंगे, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। एनी क्वेश्चंस नाउ, एनीथिंग? तो जो One SDLC का question. ट्रैक आपने बताया, सॉरी। Yeah, no problem. You can go ahead and then I will go. श्योर श्योर, आशीष आप बोलिए। या सो आपने जो बताया ट्रैक ऑफ SDLC, उसमें पूरा एंटायरली या फिर वाटरफॉल और एजाइल के बारे में अपन डेप्थ में जाएंगे कैसा? नहीं, हम लोग एक्चुअली डिफरेंस समझना जरूरी है, बाकी डेवऑप्स प्रोसेस अच्छा, एजाइल पे ही है, तो ठीक हम है, एजाइल पे ही जाएंगे। ठीक, कुलदीप? थैंक यू। Yeah, thank you. My question is, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडेशन जो है आपका A104900, अगर उसका सर्टिफिकेशन नहीं किया है तो कैन वी डायरेक्टली गो फॉर दिस AZ400? सी, कोर्स आप कर सकते हो, कोर्स करने में नहीं, चैलेंज कोर्स नहीं, कर सकते हैं, बट आई एम टॉकिंग बट अबाउट सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन, हाँ सर्टिफिकेशन में 400 में जाने के लिए आपको 104 होना जरूरी है। नॉट 900? 900 मैंडेटरी नहीं है, दैट्स टोटली ऑप्शनल। 104 ओनली, so you appear for 104 and then you can plan for 400 Azure DevOps. डायरेक्टली कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, डायरेक्ट नहीं होता वो, इट्स अ लर्निंग पाथ ना, लर्निंग पाथ। तो हाँ, दैट्स आई सॉ इन फर्स्ट स्लाइड। ओके, अगर सर वो जो सर्टिफिकेशन अगर एक्सपायर कर गया तो मैंने दिया तो एक्सपायर कर गया, उसके बाद क्या हम रिन्यू कर लीजिए, गो फॉर एन renew? अपीयर फॉर अगेन। 2 साल का सर्टिफिकेशन का नॉर्मली एज्योर के जितने भी सर्टिफिकेशन होते हैं उनके 2 साल का डेट होता है। 2 साल के पहले आप वापस 2 साल जब कंप्लीट होने वाला होता है तो आपको मेलर आने शुरू हो जाते हैं, तो आप आई थिंक मिनिमल चार्जेस होते हैं या शायद फ्री है, तो आप जाके फिर से अपीयर हो जाओ और देन लीव इट। सो 104 में भी 2 ईयर से आई थिंक एवरी ईयर करना पड़ता है, आई थिंक नहीं सो नहीं, 1 ईयर, 2 नहीं ईयर नहीं, है। 2 ईयर। तो उसमें सर जब आपने बताया था कि आर्किटेक्ट लेवल पे, एक्सपर्ट लेवल पे जब अज्यूर का करेंगे अपन, 305 है ना आई गेस सर, अभी वो 3 और आर्किटेक्ट का 4 305 है ना? अच्छा, वो स्लाइड में शायद वो 3 और 4 था क्या? पुरानी स्लाइड 3 होगी वो, पुरानी मतलब होगी, वो ओके। स्लाइड नहीं, एक्चुअली इमेज जो है ना वो काफी पुरानी है, अच्छा, काफी टाइम तो अपने इसलिए। को 305 करना पड़ेगा लेटेस्ट वाला, राइट? नहीं 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 और नहीं, दैट आर्किटेक्चर की जरूरत नहीं है इसमें भाई, डेवऑप्स के लिए जरूरत नहीं है। 104 जरूर है। हाँ 104 केवल होना है, मतलब एसोसिएट लेवल देखो कई सारे, फाउंडेशनल लेवल सारे में होता है ये, अजूर, जीसीपी, एडब्ल्यूएस सब पहले होता है फाउंडेशनल लेवल। जैसे जीसीपी में जाएंगे तो जीसीपी क्लाउड डिजिटल लीडर का एक है पहले, यहाँ अजूर फंडामेंटल का एक है पहले, राइट। उसके बाद एसोसिएट लेवल का वर्टिकल होता है, जिसमें एसोसिएट लेवल में कई सारे डोमेन्स हैं, डेवलपमेंट का है, डिजाइनिंग का है, डेटा साइंस का है, AI का है, राइट। तो उसको बोलेंगे एसोसिएट लेवल, उसी में AG 104 आता है, क्लाउड इंजीनियर का, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। जीसीपी में भी ऐसे ही है, ACE बोलते हैं, सो ACE, राइट, उसमें भी बोलते हैं एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर। उसके बाद आता है एक्सपर्ट या प्रोफेशनल लेवल, उसमें है डेवऑप्स, क्लाउड आर्किटेक्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा साइंस और बहुत सारी चीजें। सो एक कोर्स के एंड तक सपोज अभी मुझे एक्सपर्टीज लेवल का नहीं आता और मेरे टीम में सपोज 3-4 इयर्स 5 इयर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी काम किया है, तो क्या कोर्स के एंड तक मैं उनके इक्वलेंट, उनके टर्मिनोलॉजीज, उनके इक्वल हाँ हो वर्क जाएंगे, हो जाएगा? और इसीलिए तो 400 हम पढ़ रहे निकालने, हैं। हाँ, और 400 निकालने का फिर
कैसा रहेगा, वो भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा क्या कि हाँ, सर्टिफिकेशन, या वो टफ रहता है ऑब्वियस थोड़ा? ये जो कोर्स हमारा है ये पूरा करने के बाद पहला आप प्रोफेशनल लेवल पे डेवऑप्स जॉब परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि हम प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सेशन ही रहेगा और टोटल इंटरप्राइज में कैसे काम होता है सेम वो चीज हम लोग डिट्टो रेप्लिकेट करके समझेंगे कोर्स जो है उसमें साथ साथ चलते चलते। तो एक तो आप डे टू ऑपरेशन के लिए तुरंत रेडी रहेंगे। वो एक्सपीरियंस, देखो एक्सपीरियंस की बात करोगे तो एक्सपीरियंस काम करने से आता है, ट्रेनिंग करने के बाद एक्सपीरियंस नहीं आता। ट्रेनिंग करने के बाद लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग्स होती है आपकी। तो आपको अज़ूर डेवऑप्स की प्रोफेशनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी सरप्राइजेस नहीं लगेंगे। आप जाओगे काम करने भी तो आपको डे टू में कोई सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे। यू विल बी रेडी टू वर्क and after the entire course is completed you will be ready to appear for your exam also। आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे आप। ओके, ग्रेट सर। ठीक है, यही इस कोर्स का ओवरऑल रैशनल है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? कुछ भी और अगर आपको पूछना है तो कोर्स से रिलेटेड या जो आज हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड एनीथिंग। ओके सर, वन क्वेश्चन, could you please जी, go लास्ट स्लाइड जहाँ पे हम स्केलिंग की बात कर रहे थे। अच्छा स्केलिंग के बाद जहाँ, ओके तो स्लाइड में नहीं था वो, इसमें था Oh, sorry, राइट, not bad. ये Yes. वाला। हाँ बोलिए। So यहाँ पे हमने वर्टिकल स्केलिंग करी, जी राइट? सो व्हाट, मेरा जस्ट एक क्वेश्चन आया कि व्हाट इफ वी डू हॉरिजॉन्टल स्केलिंग? अगर इफ आई एम राइट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मींस लाइक अगर हमारे पास 2 CPU एंड 4 GB रैम का कोई है तो वी कैन जस्ट एक्सटेंड इट टू 4 GB एंड लाइक 4 CPU एंड 8 GB रैम, राइट? वेरी गुड, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी आपको। वर्टिकल स्केलिंग इज ऑलवेज लिमिटेड। समझ रहे हैं क्यों लिमिटेड होगी? एग्जैक्टली, क्योंकि ड्यू टू ये किसी न किसी अंडरलाइन सर्वर पे चल रहा है। उस सर्वर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सिर्फ उतना ही इसको आप स्केल कर सकते हो ना वर्टिकल, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन हॉरिजेंटल करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों एक सर्वर पे हो, ये दूसरे पे होगा, तीसरे पे होगा, चौथे पे होगा। तो सर्वर्स में ये स्केल कर सकता है मैसिव अमाउंट में, तो इसकी लिमिट कंपैरेटिवली बहुत हाई होगी। पहला फीचर और पहला जो सक्सेस आपको मिलेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर सिंगल सर्वर है और वो दैट गोज डाउन देन द इंटायर सर्विस इज डाउन। लेकिन अगर वर्टिकल स्केलिंग की बात करो और अगर हॉरिजॉन्टल स्केल्ड है, भले चाहे दो में स्केल है, if one goes down the another will still be able to handle your request। so resiliency बढ़ जाती है यहाँ पे जब आप वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। ओके, ये दो बेनिफिट मेजर हैं इसमें। तो सर हम वर्टिकल स्केलिंग को इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं? हाँ यस, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एज़्योर वाले सेशन में, यस, इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी। और वर्टिकल को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं इसीलिए बिकॉज इट कम्स विद इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक क्या होता है? आपने पकड़ के खींच के बड़ा कर दिया, फिर छोटा भी कर दिया, छोड़ दिया, छोटा हो गया, लेकिन रहता वो एक ही ऑब्जेक्ट है, तो यानी एक ही वीएम उसको रिसाइज कर देगा ऐसा, तो वो हो गया आपका। और हॉरिजॉन्टल में जब आपके पास रिसोर्स आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उस पूल में, फिर एक्स्ट्रा और फिर एक्स्ट्रा और, तो पूल में आप रिसोर्स ऐड करते गए, आपका ओवरऑल पूल की कैपेसिटी बढ़ती चली गई, राइट? डबल 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 डबल। यस सर, गुड, थैंक यू। ठीक है, आई होप सेशन इज गोइंग गुड, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पे और आगे की चर्चा करेंगे। सर रिकॉर्डिंग तो सर मिलती रहेगी ना LMS पे, अपने पोर्टल पे? हाँ, आप जो आपका स्टूडेंट पोर्टल है उस पे मैं जैसे ही अभी सेशन खत्म हो गया राइट, तो अभी मैं इमीडिएटली इसको अपलोड कर दूंगा एंड उसके बाद बट